नावल अजनबी राहों के मुसाफिर असकलम ज़रिश नूर। और किस्त नंबर 1। तुम एक तवाइफ की बेटी हो, ये जुमला इसके कानों पर किसी ताज़ियाने की तरह लगा था। इसने सर उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो आंखों में ज़माने भर की नफ़रत लिए इसे घूर रही थी। पलकों की बाढ़ पर रुके आंसू को इसने पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसने सर झुका लिया और आंसू को बह जाने दिया। आसपास मौजूद बहुत से स्टूडेंट्स मुतवज्जो हो चुके थे और अब अजीब नज़रों से इसे देख रहे थे, जैसे न जाने वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। या अपने मुंह से जहर उगल कर चली गई थी, लेकिन सीरत हमायों को एक नए इम्तहान में डाल गई थी। इसके आसपास शेम गोइयाँ जोर पकड़ने लगी तो सरगोशियों ने आवाज़ों का रूप धार लिया था। आवाज़ों के साथ दबी दबी तंजिया हंसी की आवाज़ें भी शामिल हो गईं। बड़ी नेक परवीन बनी फिरती थी पूरी यूनी की। मुलवानी एक तवाइफ की बेटी है, ये आवाज़ इसकी बेहतरीन दोस्त गोरी की थी। सीरत ने नज़र उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन आंसुओं ने यह कोशिश नाकाम बना दी थी। इसने सबकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी किताबें समेटी और एक नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर डाली। आज उसे वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल मरहला लगा था। उठकर खड़े होते उसे महसूस हुआ जैसे वो कांप रही है। इसने आंखें बंद की और सब कुछ भूल कर तेज़ तेज़ कदम गेट की तरफ बढ़ा दिए। पीछे सब लोग बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन इसने कान बंद कर लिए थे। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। गेट से बाहर निकलकर पॉइंट पर इंतज़ार करने की बजाय वो पैदल ही चल पड़ी। उसे अभी भी अपने पीछे लोगों की पुरतपिश नज़रें महसूस हो रही थी। आज इसकी माँ को इस दुनिया से गुजरे सिर्फ 20 दिन हुए थे। इसने होश संभाला तो खुद को अंदरूनी लाहौर के खस्ता हाल मकान में पाया, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी बस ना होने के बराबर थी। इसकी माँ सोम और सलात की पाबंद थी। लोगों के घरों में काम करके वो वो ज़रूरियात पूरी करती। इसकी और इसकी माँ की बातचीत ना होने के बराबर थी। जब कभी दोनों में कोई बात होती भी तो यूं ही सीरत अपने बाप के हवाले से कोई सवाल करती, इसकी माँ इसके पास से उठ जाती और फिर से अपने खोल में बंद हो जाती। महल्ले में इनका किसी के साथ ज़्यादा मेल जोल ना था। सीरत को दोस्त बनाने की इजाज़त ना दी, लेकिन ना जाने कैसे फिर भी वो जहाँ जाती इसकी बहुत सी फ्रेंड्स बन जाती। लेकिन इसने कभी किसी को घर लाने की गलती नहीं की थी, माशवाए उम्मे हानी के, जो कि इनके मोहल्ले में ही रहती थी। लेकिन इस मोहल्ले के बाकी घरों से कदरे बेहतर हालत में थे। इसके अबू किसी मल्टीनेशनल फर्म में मैनेजर थे। हानी एक बहुत ही पुरखलूस लड़की थी। इसके घर में आने जाने पर इसकी अम्मी ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। अपनी माँ का गुरेज महसूस करते हुए सीरत ने बाप के हवाले से इनसे सवाल करने छोड़ दिए थे। मैट्रिक के बाद इसने घर में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इस तरह अपनी कुछ फ्रेंड्स के घरों में जाकर इनके छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने लगी, जिससे इनके घर के हालात में कुछ सुधार आने लगा था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए इसे स्कॉलरशिप पर यूनी में दाखिला मिल गया, जहाँ से वो MBA कर रही थी। लेकिन इनकी ज़िंदगियों में तूफ़ान तब उठा जब एक दिन कोई शहबाज नाम का आदमी ना जाने कैसे इनकी चौखट पर पहुंच आया, जिसे देखकर सीरत की माँ का खदीजा खातून डर गई थी और सीरत को कमरे में बंद करके इस आदमी को घर से निकालने लगी, जो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया था। दोनों की धक्कम पीर में इस शख्स के सर पर चोट आ गई और वो गज़बनाक होकर चीख कर सब लोगों को इकट्ठा करने लगा। और फिर कमरे की खिड़की में खड़ी सीरत ने जो कुछ सुना वो इसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। न जाने कैसे हानी वहाँ आ गई और आकर सीरत को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला, लेकिन बाहर का मंजर देखकर वो परेशान हो गई। इसकी माँ मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी और सब लोग इन्हें लानत और मुलामत कर रहे थे। वो दौड़कर माँ के पास पहुँची और इन्हें अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। खदीजा खातून ने एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली और इसके आगे माफ़ी के अंदाज में हाथ जोड़ दिए। सीरत इन्हें बाहों के घेरे में लिए घर के अंदर चली आई और इन्हें चारपाई पर लिटाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और यकटक बस छत को तकने लगी। सीरत ने इन्हें ज़बरदस्ती 2-4 नवाले खिलाए और नींद की दवा देकर लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद इनके खर्राटों की आवाज़ आने लगी तो वो भी चारपाई पर लेट गई। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब सीरत को अपनी पेशानी पर गीलापन महसूस हुआ। इसने आँख खोली तो खदीजा खातून आंसुओं से तर चेहरा लिए इसके ऊपर झुकी थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। होश संभालने के बाद इसने पहली बार खदीजा खातून से अपनी बाहों के घेरे में लिया तो सीरत ने इनकी ममता को महसूस करते हुए आंखें मोड़ ली। फिर धीमे धीमे लहजे में वो इसे अपने बारे में बताने लगी। तुम्हारी तरह मैं भी एक तवाइफ के घर पैदा हुई। शायद ये मेरा कसूर था। बचपन से ही कानों में साज और घुंघरुओं की आवाज़ें कान में पड़ी। रंग बिरंगे आंचल जेवरात से लदी औरतें, जिनमें मेरी अपनी माँ भी शामिल थी,
मेकअप से पर चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए वहाँ आने वालों के दिल लुभाती थी, लेकिन मुझे इस सब से नफ़रत सी महसूस होती थी। जब मैं 17 बरस की थी तब पहली बार अपनी माँ के साथ महफ़िल में डांस किया, और वहाँ आने वाले बहुत से लोगों में से एक तुम्हारे बाबा हुमायूं खान भी थे। खूबसूरत मर्दाना वजाहत का शाहकार देखने वाले देखते तो देखते ही रह जाते। रईस बाप की औलाद थे तो शौक़ भी वैसे ही पाले थे। ऐसी महफ़िलों में जाना और पैसे उड़ाना इनका शौक़ था। इसी शौक़ की तस्कीन के लिए वो हमारे दर पर आए और फिर कभी लौट कर ना जा सके। न जाने वो हमारी माँ से क्या सौदा तय किया और एक सुनहरी शाम पूरी इज्जत से ब्याह कर हमें अपने साथ लेकर इस्लामाबाद आ गए। ये शादी उन्होंने अपने घर वालों से छुप कर की थी। शादी के बाद हम जैसे हवाओं में उड़ने लगे। ऐसा मोहब्बत करने वाला शोहर, अपने घर का सुकून, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था, और ये सब पाकर हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हासिल हो गया था। लेकिन इस सुकून में पहला कंकर तब पड़ा जब मैं पहली बार घर से निकलकर मार्केट गई, और वहाँ मुझे तुम्हारे बाबा के दोस्त वजाहत खान मिले, जिसने न जाने ऑफिस जाकर हमारे बारे में हुमायूं से क्या कहा कि वो हम ही से खींचे खींचे से रहने लगे। मैं इनके पास आती तो वो मुंह मोड़ लेते, और फिर वो दिन भी आया जिसके तूफान में सब कुछ बह गया। मैं घर में अकेली थी, तभी वजाहत खान हमारे घर चले आए। मैं दरवाज़ा खोल चुकी थी और मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर मैं हुमायूं को कॉल करने के लिए लाउंज में आई तो तभी किचन से कुछ जलने की बदबू आई। मैं किचन की तरफ भागी तो वहाँ सारा सालन जल चुका था। हड़बड़ाहट में मैंने अपने दुपट्टे से पतीला उठाया तो आँच ने मेरे दुपट्टे को पकड़ लिया और मेरी चीख निकल गई, जिसे सुनकर वजाहत खान किचन में चले आए और जलता दुपट्टा खींचकर इसे आग बुझाई। लेकिन यही वो वक्त था जब तुम्हारे बाबा वहाँ आए और एक नज़र बगैर दुपट्टे से मेरे वजूद पर डाली और दूसरी वजाहत खान के हाथ में मौजूद मेरे दुपट्टे पर। उन्होंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया, और मैं हक्का बक्का इस शख्स को देख रही थी जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था। हुमायूं ने वजाहत की कोई बात ना सुनी और इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुमने साबित कर दिया कि एक तवाइफ कभी अपना काम नहीं छोड़ सकती, चाहे उसे कितना ही आसाइशें क्यों ना मिल जाएं। इसलिए मैं आज तुम्हें अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। इस घर से जो ले जाना चाहो लेके जा सकती हो, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं वहाँ से वापस अपनी माँ के पास चली आई, लेकिन मेरा वजूद एक ज़िंदा लाश बन चुका था। मैंने इस शख्स से मोहब्बत नहीं इश्क किया था, लेकिन वो सिर्फ मोहब्बत ही कर सका, एतबार ना कर सका। फिर मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, तो एक रात मैंने वो कोठा छोड़ दिया। मेरे पास तुम्हारे बाप के घर से लाए हुए जेवरात थे। तुम्हारे लिए मैंने खुद को मजबूत किया और इस महल्ले में एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से ये घर हासिल किया। मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं कोई काम करती। शुरू में जहाँ कहीं काम के लिए जाती तो मेरी खूबसूरती को देखकर कोई मुझे काम ना देता, इसलिए मैंने पर्दा शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद तो तुम्हारे सामने ही है मेरी ज़िंदगी। हाँ, मेरी लकड़ी के बॉक्स में तुम्हारे बाप की तस्वीर और पता है। अगर चाहो तो मेरे बाद इनके पास चली जाना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं आपके पास रहूँगी। जिस शख्स ने आपका एतबार नहीं किया वो मेरा क्या करेगा। दोनों माँ बेटी सारी रात बातें करती रहीं। फजर के बाद दोनों सोईं और अगली सुबह जब सीरत की आँख खुली तो उसकी माँ इस दुनिया में इसे अकेला छोड़कर खुद अब्दी सफ़र पर रवाना हो गई थी। इसके आंसू मुंजमद हो गए। अभी तो वो अपनी माँ की अज़ियतों का अज़ाला करना चाहती थी, इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। एक रात मैंने इसने न जाने क्या क्या ख्वाब बुन लिए थे, लेकिन सब कहीं हवा में तहलील हो गया। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल तनहा रह गई। मोहल्ले की औरतें आ रही थी और इसे तसल्ली दिलासे देकर जा रही थी। वो बस खाली आंखों से इन्हें देखे जाती। आसपास कुछ पुराने पड़ोसियों ने कफन दफन का इंतज़ाम किया, और जब जनाजा लेने आए तो सीरत को एक धचका लगा और इसकी आहो बकास सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई। लेकिन उसे सब्र नहीं आ रहा था। जाने वाले चले जाते हैं और फिर पीछे रह जाने वालों को भी सब्र आ ही जाता है। आज वो यूनी आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी माँ के जनाजे पर आने वाली इसकी इकलौती दोस्त फारिया को इसकी असलियत पता चल गई थी, और यूनी से निकलते हुए इसने सोच लिया था कि वो अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। इन्हीं सोचों में से पता ही नहीं चला कि वो कब घर पहुँच आई है। वो होश में आई तो खुद को अपने घर के बाहर खड़े पाया। लाख खोलते हुए गली के नुक्कड़ पर खड़े लड़कों को देखकर वो कांप गई, जो किसी चोर की तरह इसके दरवाजे पर नज़र टिकाए हुए थे। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई और दरवाजे को कुंडी लगाकर वहीं पर बैठती
चली गई। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई हैं? जाना ही था तो मुझे भी साथ ले चलती। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ऐ मेरे रब, मुझे भी अपने पास बुला ले। और रोते रोते इसकी हिचकी बन गई, लेकिन इसे खामोश करवाने वाला वहाँ कोई नहीं था। आज वो एक फैक्ट्री में इंटरव्यू देने आई थी। इसकी सीवी पर एक नज़र डालकर इस शख्स ने सीरत से इसके बाप का पूरा नाम पूछा। जी, हुमायूं अली खान वल्द बख्त खान। और आपकी माँ का नाम खतीजा खातून। आप कल से आ जाइएगा काम पे, इस शख्स ने कुछ सोचते हुए कहा। सीरत वहाँ से निकली तो मुतमईन थी। घर में पहले तो कई दिन वो बहुत परेशान रही। हर वक्त धचका लगा रहता कि न जाने कब कोई दीवार फलांग कर अंदर आ जाएगा। शुरू शुरू में से महसूस होता जैसे बाहर कोई खड़ा हो। वो सारी रात जागती रहती और जाए नमाज बिछाए बस अल्लाह से मदद मांगती रहती कि किसी तरह ये रात गुजर जाए। लेकिन अब वो मुतमईन हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने इसको अकेले होने की वजह से मोहल्ले में ही रहने वाली एक बूढ़ी औरत जो कि अम्मा हाजन के नाम से मशहूर थी, इन्हें इसके साथ छोड़ दिया था। अब वो मुतमईन सी थी। अहान सुलेमान अली आज पूरे 2 माह के बाद दुबई से लौटा था। इसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच वहाँ खोली थी। तभी से वहाँ के इंतज़ामात में इसे 2 माह लग गए थे। अभी वो ऑफिस में आकर बैठा ही था, तभी उसे हाशिर की कॉल आई। भाई आप आ गए हैं? जी। कब आए? रात को। घर क्यों नहीं आए? आ जाऊँगा। ओके, इससे पहले आपको अर्जेंटली मेरे ऑफिस आना होगा। खैरियत? नहीं, क्या हुआ है? ये बात फ़ोन पर बताने वाली अगर होती तो मैं आपको दुबई ही बता देता। इसके लिए आपको अभी मेरे ऑफिस आना होगा। ओके, आता हूँ। आज अम्मा हाजन को नाश्ता देते हुए वो ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। रिक्शे से उतरकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो उसे लगा कि यहाँ से जाने में और लेट हो जाएगी, तो वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इससे पहले लिफ्ट में 2 आदमी गए। इनमें से एक ने हाथ के इशारे से इसे बाद में आने के लिए कहा, लेकिन इसे ज़्यादा जल्दी थी। अगर आपको मेरा आपके साथ जाने में कोई मसला है तो आप बाद में आ जाइएगा। यह कहकर वो लिफ्ट में घुस गई और साथ ही 5th फ्लोर का बटन भी पुश कर दिया। अहान सुलेमान ने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा। यकीनन यकीनन गोई, वरना यहाँ का हर बंदा अहान सुलेमान से वाकिफ़ था। सीरत ने मुड़कर एक गुस्से भरी नज़र इस पर डाली और एक साइड पे खड़े होकर घड़ी पर वक्त देखने लगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो आंधी तूफान की तरह बाहर की तरफ भागी और अहान के चेहरे पर इस लड़की की हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराहट आ गई। अहान ने अपने आगे रखी फाइल पर एक नज़र दौड़ाई और साथ ही पुरसोच नज़रें हाशिर पर टिका दी। हाशिर ने इसे अपनी माँ का क्या नाम बताया है? खतीजा। इस माँ का मतलब इसका मतलब यह है कि वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कौन सी वाली है? अहान ने शीशे के इस पार काम करते लोगों पर नज़रें टिकाए जवाब दिया तो हाशिर ने इसके आगे से लैपटॉप उठाकर कमरा नंबर 2 खोल कर इसके सामने कर दिया। ब्लैक अबाई में है जो। अहान ने लैपटॉप पर नज़र टिकाई किसी गहरी सोच में गुम हो गया। अगर नावल अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से मिल जाए। ये राइटर की तरफ से था। आज संडे था तो वो मामूल से लेट थी। अम्मा हाजन सैन में चारपाई बिछाए धूप सेक रही थी। सीरत ने सैन के कोने में मौजूद नल के पास बैठ गई। मुंह धोकर उठी तो अम्मा भी उठकर चारपाई पर बैठ गई थी। अरे धी, आज तो बहुत देर कर दी उठने में। बस अम्मा, नमाज पढ़कर जो सोई तो पता ही नहीं चला कब दिन चढ़ गया। आपको भूख लगी होगी ना? मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा, तुझे एक ही छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। अच्छा, आप रात को कह रही थी कि कोई दवाई ख़त्म हो गई है, आप मुझे पर्ची दे दें, मैं घर का काम करके ले आती हूँ। जी बेटा। वॉकर कमरे की तरफ चल दी। जिस वक्त वो बाजार से लौटी तो उसने अम्मा हाजन के साथ एक और बूढ़ी खातून और एक बहुत ही मॉडर्न लड़की को बैठे पाया। इसे देखकर वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हो गई और चाहती नज़रों से सीरत का जायज़ा लेने लगी, जबकि बूढ़ी खातून ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। ब्लैक कलर की अबाया में मलबूस सीरत, जिसकी रंगत में धूप की तमाज़त की वजह से सुर्खियाँ सी घुली थी, उसे और खूबसूरत बना रही थी। तभी इन बूढ़ी औरत ने हाथ पकड़कर सीरत को अपने बराबर बिठा लिया। बेटा, तुम्हारा बड़ा तो कोई है नहीं, मुझे इन बहन ने बताया है तो मैं तुमसे ही बात कर लेती हूँ। मैं अपने पोते के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। इनकी बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। आपको यहाँ किसने भेजा है? क्यों बेटा, क्या हुआ? आप मेरे बारे में जानती हैं मैं कौन हूँ? अरे बेटा, मेरे पोते की पसंद हो तो अच्छी ही होगी। आपके पोते की पसंद? क्या नाम है आपके पोते का? अहान सुलेमान अली, सुलेमान इंडस्ट्रीज़ का ऑनर। अब की बार जो अब इस लड़की की तरफ से आया था वो कदर नफ़रत से बोली थी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपने पोते को भी समझाएं और किसी अपने जैसे बड़े घर में अपने पोते का रिश्ता लेकर जाइए। हम ऐसे रिश्ते अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, अम्मा ठीक तो कह रही हैं। वो इस लड़की ने इन्हें कुछ कहने से पहले ही टोक दिया। वो मायूस होकर वहाँ से उठकर चली गई। इनके निकलते ही इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप?
ठीक हूँ। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दादी, क्या हुआ? उन्होंने एक सर्द आह भरकर अपने पोते के चेहरे पर नज़र डाली। बेटा, इसने मना कर दिया है कि वो ऐसे रिश्ते अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं? तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी बहू तो वही लड़की बनेगी। आप बस देखती जाइए। ये कहकर मन के आगे झुकता हुआ इनसे प्यार लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन वो ऑफिस से लौटी तो सामने ढेर सारे फल और मिठाई के टोकरे देखकर हैरान रह गई। अम्मा, ये क्या है? मुझे नहीं पता बेटा। सुबह एक आदमी आया था और ये सब चीज़ें अंदर रखकर ये कुछ फूल तुम्हारे लिए दे गया है। अम्मा हाजन ने इसकी तरफ शुरू गुलाबों का खूबसूरत बुके इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने फूल हाथ में लेकर नाम पढ़ा और इन्हीं कदमों वापस लौट गई। रास्ते में से हानि को अपने साथ लेकर वो सुलेमान इंडस्ट्रीज चली आई। वो बुके अभी इसके हाथ में था। रिसेप्शन पर इसने अपना नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी मैम, आपका नाम तो यहाँ मौजूद है, बट सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है। वो हैरान हुई, मेरा नाम कौन सी लिस्ट में शामिल है मैम? सर से आपने आज की अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना? इसने थूक निकल कर सर अस्पात में हिलाया। आपके सर आए तो इन्हें ये बुके दे दीजिएगा। ये कहकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। हानि, वो एडवांस में जानता था कि मैं यहाँ आऊँगी। तुम जानती हो मैं यहाँ जॉब करती हूँ? क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मैं सारे रास्ते पूछती रही कि कहाँ जाना है, लेकिन तुम्हारे मुंह को तो ताले लगे थे ना। सीरज, ये बहुत ख़तरनाक शख्स है। ये तो अपने दोस्तों को भी माफ़ नहीं करता, तो दुश्मनों के साथ क्या करता होगा? उससे दुश्मनी ना मोल लेना। हम छोटे लोग हैं और ये बहुत पावर वाले लोग हैं। तुम जानती हो किसकी को इनकार करके आ रही हो? आहान सुलेमान अली को, जिसके एक इशारे पर हमारे जैसे लोग चूंटियों की तरह मसले जाते हैं। हाँ, देख कर आ रही हूँ उसे भी और इसके खड़े किए गए इस एम्पायर को भी, जिसके बलबूते पर इसने सबके दिलों में भी धाक बिठा रखी है। अच्छा, क्या देखा तुमने भी? मैं जानना चाहूँगा मिस सीरत हुमायूं। ब्लैक थ्री पीस में मलबूस अपनी भरपूर वचाहत और छा जाने वाली शख्सियत के साथ वो टांग पर टांग जमाए इसके घर में मौजूद था। सीरत के साथ खड़ी हानि ने कांपते हुए अपने साथ खड़ी सीरत पर एक नज़र डाली, जो बहुत एतमाद से सीने पर हाथ बांधे सुलेमान अली पर अपनी नज़रें गाड़ी हुई थी, जैसे आंखों से ही निगल लेगी। सुलेमान अली ने इसके अंदाज पर सर झटका और अपनी हैज़ल आंखें इसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए इसके करीब आया और इसके कान के करीब झुकते हुए गंभीर लहजे में बोला, मुझे औरत का ये अंदाज़ पसंद नहीं, इसलिए मेरे घर आने से पहले अपना ये अंदाज़ बदलो। ये कहकर वो रुका नहीं और आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए कोट के बटन बंद करता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके चाहते ही सीरत ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। यार, ये मैं बैठे बैठाए किस मुश्किल में फंस गई हूँ। देखो सीरत, अगर इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है तो चुपचाप मान जाओ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुमसे शादी क्यों करना चाहता है, जबकि लड़कियाँ तो इसके इर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडलाती रहती हैं। हानि ने एक उंगली पेशानी पर रखते हुए पुरसोच नजरें सीरत के चेहरे पर टका दी। कहीं लव एट फर्स्ट साइड वाला मामला तो नहीं? इसने शौकी से सीरत को छेड़ा, जबकि सीरत घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। इसके रोने पर हानि गड़बड़ा सी गई थी। अरे रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं, अल्लाह अल्लाह करके मेरी ज़िंदगी में सुकून आया था, लेकिन अब वो भी जाता रहा। ना जाने ये मुसीबतें कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, कुछ सोचते हैं। इसकी सारी रात जागते हुए गुजरी। अगली सुबह वो उठी तो उसका सर भारी हो रहा था। वो नाश्ता किए बगैर घर से निकल आई और सीधी सुलेमान इंडस्ट्रीज पहुंची। इसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया तो वहां मौजूद लड़की से अपने साथ साथ आने के लिए कहा और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर एक कमरे की तरफ इशारा करती हुई मुड़ गई। सीरत ने नेम प्लेट पर नाम पढ़ा, आहान सुलेमान अली। थोड़ी देर खड़े होकर इसने हिम्मत मुश्तमा की और दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। सामने सरबराही कुर्सी पर अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वो मौजूद था। अंदर दाखिल होते ही खुशबू का एक झोंका इसकी नाक से टकराया। ये एक वसी अरीज ऑफिस था जिसे बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वो एहतरामन खड़ा हुआ और इसे बैठने का इशारा किया। चाय या कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं डायरेक्ट अपनी बात पर आती हूँ। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे एक बहुत ही शरीफ और पर्देदार लड़की चाहिए और आप में मुझे वो दोनों चीज़ें नज़र आई हैं। इसकी बात पर सीरत ने होंठ खींच लिए। फिर तो मैं आपको अपने बारे में जो बताना चाहती हूँ, इसके बाद आप यकीनन अपना फ़ैसला बदल देंगे। आहान ने गहरी नज़रें इसके चेहरे पर टिकाई, बस खामोश नज़रों से इसे देखने लगा। मैं अनारकली बाज़ार की एक रक्कासा खतीजा खानम की बेटी हूँ। मेरी नानी का ताल्लुक भी इसी बाज़ार से है। हाँ, मेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईसज़ादा था, लेकिन वो मेरे वजूद से ही बेखबर है। वो तलखी से मुस्कुराई, जबकि सामने वाले की पोजीशन में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इसकी बात सुनकर आहान ने टेबल से गाड़ी की चाबी
और अपना मोबाइल उठाया। चलें? इसकी बात पर सीरत हैरानी से इसे देखने लगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाए चली जाएंगी? अपने घर। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं। इसकी बात पर आनत से इसने होंठ भींच लिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इसकी बात समझते अहान के हाथ एक पल के लिए रुके और फिर वो इसे अपने काम में मशगूल हो गया। इसके खड़े होते ही वो भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वो दोनों साथ ही लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट के रुकते ही वो तेज़ी से बाहर बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले इसकी कलाई आहान के मजबूत गिरफ्त में थी। उसे खींचते हुए लाकर गाड़ी में बिठाया, जबकि सीरत की आवगार जारी थी। इसके आंसू तवातर से गिर रहे थे और बेहिस बना गाड़ी ड्राइव करता रहा। आहान उसे लेकर जिस वक्त घर पहुंचा, सामने लाउंज में सब लोग मौजूद थे। इसके साथ रोती धोती लड़की को देखकर सबके मुंह हैरत से खुल गए, लेकिन किसी में इससे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। वो इस लड़की को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले गया। एक कमरे के बाहर रुककर इसने सीरत का हाथ जोड़ा, इसे अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए कहा। इसके लहजा बिल्कुल सर्द था। सीरत ने जल्दी से इसके हुक्म की तामील की, अपना स्टॉलर जल्दी से अच्छी तरह से लपेट कर अपने आंसू साफ किए और इसकी तकलीफ में इस रूम में दाखिल हो गई। वो एक स्टडी रूम था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी वाज़िया नज़र नहीं आ रहा था। आहान ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो रूम में मौजूद एक और वजूद नज़र आया। चाचू, देखे मैं किसको लाया हूँ। उन्होंने चश्मा लगाया और सीरत की तरफ देखकर सवालिया नज़रों से आहान की तरफ देखा, जबकि दूसरी तरफ मौजूद सीरत जैसे पत्थर की हो गई थी। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी, थोड़े कमज़ोर भी लग रहे थे, लेकिन सीरत ने एक पल में इस शख्स को पहचान लिया था। सीरत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या जो वो देख रही थी वो सच है, या फिर मैं किसी ख्वाब की कैफियत में हूँ? चाचू, ये आपकी बेटी है सीरत। सीरत ने चश्मे के पीछे भी इन आंखों में चमकते आंसू देख लिए। अहान ने अहाद के इशारे से इनके पास आने के लिए कहा, लेकिन वो उल्टे पांव दरवाजे की जानिब बढ़ी और बाहर की तरफ भागी। मायूं अली खान ने मायूसी से अहान की तरफ देखा। इसने आंखों के इशारे से इनको हौसला दिया और इसके पीछे बाहर निकल आया। वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाली थी, तभी इसे किसी ने खींच लिया। इसने देखा तो वो अहान था। सीरत ने गुस्से से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। आपके साथ क्या मसला है? जाने दे मुझे, ये तुम्हारे बाप का घर है और यहाँ से अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जब बाप की ज़रूरत थी तब तो वो मेरे पास नहीं थे, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कौन होते हैं मुझे यहाँ लेकर आने वाले, या फिर मेरे बारे में कोई फ़ैसला करने वाले? इन्हें आज मेरी याद आई है जब वो व्हील चेयर पर बैठे थे चलते फिरते, इन्हें मेरी याद नहीं आई। मुझे इस शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं अपनी बात बार बार दोहराता नहीं हूँ। मैंने जो बात एक बार कह दी है तो बस कह दी है। तो अब ताल में भी जाकर छुप जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊँगा। बाकी रही बात चाचू की, इन्हें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें और चच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन शायद इनकी यही सज़ा थी कि वो चच्ची से इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सके। और इसी टेंशन में एक दिन ऑफिस से घर आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ और वो पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर हैं। वो दोनों टांगों से मफलूज हैं। उन्होंने तुमसे चाहे जो भी किया हो, लेकिन तुम्हें अब इनका हौसला बनना होगा। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन इन्हें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी खुशी से ये सब करोगी तो ठीक, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी करवा सकता हूँ। वो नरमी से इसका हाथ पकड़े इसे वापस इनके पास लेकर आया और दोनों को अकेले छोड़कर खुद नीचे आ गया। सीरत अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी रही। हुमायूं अली ने हाथों की मदद से व्हील चेयर लेकर इसके सामने आए और दोनों हाथ इसके आगे जोड़ दिए। इनके जुड़े हाथ और आंसू देखकर इसका दिल पिघला और वे इनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इनके घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। हुमायूं खान ने अपना कांपता हुआ हाथ इसके सर पर आन ठहराया। सीरत ने आंखें मीच ली। इसे लगा वो तपती धूप में नंगे पाँव चलती अचानक घनी छाँव में आ गई हो। साथ ही इसे अपनी माँ को याद करके इसके रोने में और रवानी आ गई। हुमायूं खान ने इसे दोनों बाजुओं से थाम कर खड़ा किया और पास पड़े सोफे पर बिठाया। आहान नीचे आया तो सब लोग इसके मुंतज़िर थे। दादी, अम्मा, बाबा, चच्ची, अशर, फारिया, वो सब की नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ दादी के पास आकर बैठ गया और इन्हें अपने हिसार में लेकर इनकी पेशानी चूमी। आहान भैया, लड़की आपको कहाँ मिली? जानते हैं ये कौन है? फारिया की बात पर इसने रुख मोड़कर सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। ये मेरी क्लास फेलो है, आप जानते हैं, ये एक तवाइफ वो हुमायूं चचा की बेटी है। इसने फारिया को बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। लेकिन आहान भैया, फारिया बस और कुछ नहीं, इसने तंबी नज़रों से घूरा। खतीजा चच्ची और हुमायूं चचा की बेटी है, वो मिली है हुमायूं से। आहान ने माँ की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया।
चलो शुक्र है शायद अब वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए। और इनकी बात पर सब ने ही यकज़बान होकर इंशाअल्लाह कहा। सीरत की नज़रें इनके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी और वो सोच रही थी कि अगर वो इस बुढ़ापे में इतने खूबसूरत हैं तो जवानी में क्या होंगे। और इनकी नज़रें बेटी के चेहरे में खदीजा के नक्श ढूंढ रहे थे, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि वो हूबहू इनकी कापी थी। बस रंगत माँ पर गई थी। बेटा अपनी दादी से मिली हो? नहीं बाबा। इसके बाबा कहने पर इनकी आंखें फिर से नम हुई। चाहो इनसे मिल लो। वो कुछ देर तन्हाई चाहते थे, वो भी खामोशी से उठ गई। अहान फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी इसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ उठी, जहाँ से वो अपना गाउन संभालती नीचे आ रही थी। उसे देखकर सभी लोग खड़े हो गए और फारिया के अलावा सभी बहुत खुश दिली से मिले। वो दादी और सुलेमान के दरमियान में बैठ गई। इसे सब लोग बहुत अच्छे लगे, बस थोड़े मॉडर्न ज़्यादा थे। फारिया को तो वो कॉलेज से ही जानती थी और इसके पहनावे से इसे इसके स्टेटस का अंदाज़ा होता था। इसकी चच्ची और ताई की स्लीवलेस बाजू वाले कपड़े देखकर वो अपनी नज़रें शर्म से झुका लीं। आहान गौर से इसके बदलते रंग देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो माँ और चच्ची को देखकर बार बार नज़रें क्यों फेर रही थी। वो कॉल बंद करता हुआ इसके सामने सोफे पर टांग रखकर बैठा तो सीरत ने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा, जिसके जवाब में इसने आबरू उचकाकर पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाती रुख मोड़ गई। वोट कर जाने लगा तो वो भी खड़ी हो गई। मुझे भी छोड़ दें? कहाँ? सबकी सवालिया नज़रें इस पर टिकी थी। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन जाना क्यों है? मैं घर में किसी को अकेला छोड़कर आई हूँ। ओके, चाचू को बताओ। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। अहान ये वापस आएगी? अपने खदशात को जुबान देते हुए दादी ने अहान से पूछा। इन्हें लगा शायद जो कुछ इसके साथ हुआ है वो यहाँ वापस ना आए। दादी आप परेशान ना हो, मैं उसे साथ लेकर आऊँगा। उसने फ़ोन पर अपनी सेक्रेटरी को कुछ हदायत दी और बाहर निकल गया। इसने जिस वक्त गाड़ी इसके घर के बाहर रोकी, बहुत से घरों के दरवाजे वहाँ हुए औरतें अजीब नज़रों से इसे देखने लगीं। अहान ने नोट किया। वो बेपरवाही से अंदर की तरफ बढ़ गई। सीरत के घर के अंदर चाहते ही वो करीबी मौजूद कुछ बुजुर्ग हजरात के पास आया और इनसे मुशाफा करने के बाद इसने अपना तारुफ करवाया और सीरत के मुतल्लिक इन्हें आगाह किया कि वो इसके चचा की बेटी है और वो अब यहाँ नहीं रहेगी। सब लोग तो उसकी वाज़ाकता से ही मुतासिर हो गए थे। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो मज़े से कुर्सी पर बैठी, टांगे अम्मा हाजन की चारपाई पर रखे इनसे कुछ गप्पियों में मशरूफ़ थी। उसे देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमटी और टांगे नीचे करके इसके लिए कुर्सी खाली कर दी। उसे लगा था कि वो चला गया है। जल्दी करो, तुम्हें वापस घर छोड़कर मैंने ऑफिस भी जाना है। लेकिन मैंने तो बाबा को रात रुकने के लिए कहा था। नहीं, वो फिर आओगी तो रह लेना। तुम ऐसा करो, अम्मा जी के बेटे और बहू को कहो वो भी यहीं तुम्हारे घर पर ही आ जाएं। ठीक है अम्मा, आपके पास अपने बेटे का नंबर है तो मुझे दे दें। मेरे पास है, मैं देती हूँ। सीरत कहकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे नंबर देकर वहीं खड़ी हो गई तो वो सर उठाकर इसे देखने लगा। इसके देखने पर वो गड़बड़ा सी गई थी। तुम जाओ ना, अपनी पैकिंग करो। ज़्यादा कुछ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले चलो। वो सर हिलाती दोबारा से अंदर की तरफ मुड़ गई, जबकि वो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। 1 घंटा गुजरने के बाद भी जब वो वापस ना आई तो वो दरवाजे की तरफ देखता हुआ उलझन से पहलू बदलने लगा। तभी वो बड़े बड़े 2 बैग उठाई बाहर ले आई, जिन्हें देखकर अहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। चलें? नहीं, आप ये गाड़ी में रखें, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। क्या मतलब अभी और भी सामान है? जी हाँ, क्यों नहीं, वैसे ही जाओ ले आओ। वो अम्मा हाजन से रुखसत लेकर बाहर निकल आया। वो गाड़ी में बैग रख रहा था, तभी वो एक बड़ी सी पेटी उठाए अंदर से नमूदार हुई। इसके पीछे 2 छोटे छोटे लड़के भी थे, जिन्होंने 2 पेटियां और उठा रखी थीं। वो सख्त बेजार हुआ। अब इनमें क्या है? इनमें मेरी किताबें हैं। इसने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर पेटियां सेट करके इसकी तरफ मुड़ा। बस अब चलें या अभी कुछ और भी रहता है? नहीं, बस अब चलें। ओके बैठो। ये कहकर इसने गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली और 2 अजनबी एक सफ़र की तरफ रवाना हुए। अब वक्त ही बताएगा कि वो एक राह के मुसाफिर रहते हैं या नहीं। गाड़ी पोर्च में रोककर अहान ने मुलाजिम को गाड़ी से सामान निकालने का हुक्म दिया और ख़ुद अंदर की तरफ बढ़ गया। इसने एक बार मुड़कर भी सीरत की तरफ नहीं देखा। वो जिस वक्त लाउंज में दाखिल हुई वो दादी की किसी बात का जवाब दे रहा था। इसकी तरफ एक नज़र डालकर वो सर झटकता ऊपर की तरफ बढ़ गया। घर में सब ने इसे हाथों हाथ लिया। वो थोड़ी देर सबके साथ बैठकर हुमायूं का पूछती ऊपर की तरफ बढ़ आई। इनके दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे दूसरी तरफ खेलते बच्चों को देख रहे थे। सीरत को देखकर वो एकदम से खिल उठे। हुमायूं ने इसके लिए बाजू फैलाए तो वो भी थोड़ी सी झिझक से इनकी बाहों में समा गई। हुमायूं ने इसे खुद से अलग करते हुए भी इसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझे लगा था वापस नहीं आओगी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। मैं चाहता था तुम अपनी खुशी से यहाँ आओ। बैठो ना, खड़ी क्यों हो?
सामने पड़ी चेयर पर इसे बिठाने के लिए बोलकर वो फिर से बाहर देखने लगे। दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील सिलसिला था। दोनों के पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद भी एक झिझक आड़े थी। मायूर साहब की आवाज़ ने ही इस खामोशी को तोड़ा था। मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत नहीं, इश्क किया, लेकिन एतबार नहीं कर सका। वो इसकी तरफ देख नहीं रहे थे। शायद इसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं थी। वो इसकी आंखों में महरूमियाँ नहीं देख सकते थे। तुम्हारी माँ को छोड़कर मैं बहुत पछताया और फिर कुछ अरसे के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन ज़िंदगी से सुकून तो वो अपने साथ ही ले गई थी। इसलिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता, वो तो मुझे हासिल होने से रहा। 1 साल इधर उधर भटकने के बाद फिर से पाकिस्तान चला आया। तब अहान बहुत छोटा था। वो शुरू से ही मेरे बहुत करीब था। वो इस वक्त शायद 7 या 8 साल का था। मैं जब तक घर में रहता वो साये की तरह मेरे साथ रहता। एक सुबह मैं रात भर बाहर गुजार कर वापस लौटा तो भाभी ने बताया कि अहान की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं इसके पास पहुंचा तो वो बुखार में तप रहा था। मैं उसे लेकर करीबी हॉस्पिटल चला आया। इसके कुछ टेस्ट करने के बाद इसे एडमिट कर लिया गया। इसे टाइफाइड हो गया था। वो पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। जिस दिन इसे डिस्चार्ज किया गया इस दिन भी मैं इसके साथ ही था। मैं इसे गाड़ी में बिठा रहा था, तभी मेरी एक दोस्त डॉक्टर सारा मुझे मिली। वो पहले इस्लामाबाद में होती थी, इसकी लाहौर में नई नई ट्रांसफ़र हुई थी। अरे हुमायूं, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खतीजा कैसी है? खतीजा के बारे में पूछने पर मैं खामोश हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? बेटा है या बेटी? खतीजा लास्ट टाइम मुझे मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी। मेरी हालत से बेखबर वो रवानी से बोलती चली गई, जबकि मेरा अब पूरा वजूद जलजलों की जद में था। मैं तो अभी इसका गम मना रहा था और मेरी ज़ुबान कंग हो गई। वो चली गई और मैं अपने ज़मीर की अदालत में भी मुजरिम ठहरा और पछतावे भी मेरा मुकद्दर बने। मैं तुम्हारी नानों के पास भी गया था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी माँ ने अपनी कोई निशानी ही नहीं छोड़ी थी। ये मैं तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं खुद ही मफलूज हो गया। मेरी सज़ा देखो, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी भी ना मांग सका। इनकी आंखों से आंसू निकलकर इनकी दाढ़ी में कहीं गुम हो रहे थे। गए वक्त का पछतावा और मलाल इनके चेहरे पर रकम था। मैंने तो अब हिम्मत हार दी थी, लेकिन आहान मुझे हौसला देता था कि वो एक दिन तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। इसने आगे बढ़कर इनका हाथ थाम लिया। यकीन कर लें बाबा, मैं सीरत हुमायूं आपकी बेटी हूँ। माँ की खिदमत का तो मौका ही नहीं मिला। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए ही काम करती रहीं और जब इनके लिए कुछ करने का वक्त आया तो वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। लेकिन चलें देर से ही सही, लेकिन आप मिल तो गए हैं ना। अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। दोनों नम आंखों से मुस्कुरा दिए थे। इसने हुमायूं खान के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। इन्हें खाना खिलाना, वज़ू करवाना। रोज़ शाम को वो दोनों करीबी पार्क में थोड़ी देर के लिए चले जाते। सीरत को कुतुब बीनी का बहुत शौक़ था। बाप की तरफ से इसे ये वरासत में मिला था। वो इनके लिए और अपने लिए लाइब्रेरी से किताबें लेकर आती। इनको रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जाना, इनके किसी वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है, इसका पेशतर वक्त इसके साथ ही गुजरता। वो इसे मना करते, जाओ बेटा फारिया से बातें करो, कहीं घूमने जाओ, लेकिन वो लगता था अपने बाप की मोहब्बत की इतनी तरसी हुई थी कि कुछ और करने का इसका दिल ही नहीं चाहता था। वो दादी जान, आपने मुझे बुलाया? जी बेटा, आओ बैठो मेरे पास। वो इसके लिए अपने करीब जगह बनाते हुए बोली। जी बैठ गया। अब बोलिए क्या काम है? बेटा, तुम्हारे बाप ने एक काम सौंपा है मुझे। वो जानना चाहता है कि तुम शादी अपनी पसंद से करना चाहते हो या अपनी अपनी पसंद से। मैंने सीरत की वजह से इसे कह दिया कि मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी। सीरत की वजह से क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है, मैं उसे नापसंद क्यों करूँगा? बेटा, तुमने मुझे इसके पुराने घर रिश्ते के लिए भेजा था ना, तो क्या मैं बात करूँ हुमायूं से? नहीं दादी, वो तो मैंने इसलिए रिश्ता भेजा था कि अगर वो चाचू के लिए इस घर में ना आई तो मैं इनके लिए इससे शादी कर लूँगा। तो क्या अब तुम इससे शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं मम्मी और पापा की मर्ज़ी से जहाँ वो कहेंगे शादी कर लूँगा। अच्छा, फिर मैं सुलेमान और मरीना से कह दूँ कि वो जहाँ चाहें तुम्हारा रिश्ता ले जाएँ? जी हाँ, वो खुशदिली से बोला, जबकि दादी ने एक बार फिर उम्मीद से इसकी तरफ देखा। शायद वो सीरत का नाम ले ले। वो जब से यहाँ आई थी वो एक बात तो जान गई थी कि वो एक बहुत ही दीनदार लड़की है और इतने दिनों में वो इन्हें बहुत अजीज़ हो गई थी। लेकिन वो जानती थी कि सुलेमान उसे कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके आने पर तो वो कुछ नहीं बोला था। लेकिन हुमायूं की शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा वबेला इसी ने मचाया था। दादी जान किन ख्यालों में खो गई हैं? चलें चल के खाना खा लें। अरे आज मेरी बेटी भी खाने पर मौजूद है। वो कैसे? वो दादी, आज बाबा जल्दी खाना खाकर सो गए हैं ना, तो बस इसलिए। बहुत अच्छी बात है, बाप का ख्याल रखना। लेकिन बेटा, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो।
वो सिर्फ मुस्कुराई थी और इसके ऐन सामने बैठे अहान ने पहली बार इसे गौर से देखा तो उसने महसूस किया कि वो बेशक गरीबी में पली बड़ी हो, लेकिन वो अपने स्टेटस को लेकर किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं थी। वो बहुत पुरएतमाद थी। इसके बात करने के अंदाज में रख रखाव था। वो इस वक्त भी ब्लैक कलर के फुल आस्तीनों वाले लॉन के सूट में मलबूस थी। इसने बहुत नफासत से दुपट्टा सर पर लिया हुआ था। अहान ने इस पर से नज़रें हटाकर फारिया और सारा को देखा, जो जीन्स के ऊपर शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। अब इसने अपनी माँ और चची को देखा। इनके पास दुपट्टा तो था, लेकिन वो कंधे पर एक साइड पर झूल रहा था। वो खाना खाते हुए बेवजह ही इसका और दूसरों का मुआवजा करने लगा। अहान बेटा, मेरी और सारा की कल की फ़्लाइट बुक करवा देना। तुम्हारे चाचू कह रहे हैं कि हम बस अब आ जाएं। ओके चची, करवा दूंगा, बट अच्छा होता अगर आप लोग कुछ दिन और रहते। नहीं बेटा, फिर आएंगे। तुम कोई मंगनी या शादी का प्रोग्राम बनाओ ताकि हम जल्दी आ सकें। तभी वहाँ ब्लैक जीन्स पे वाइट टॉप पहने, कानों में छोटे से डायमंड टॉप्स पहने, कलाइयों में बहुत ही खूबसूरत कंगन जेब तन की ये बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी लड़की चली आई। सबको सलाम करके वो सुलेमान साहब के पास बैठ गई, जबकि इसकी नज़रें अहान के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। जबकि वो बेनियाज बना एक हाथ से खाना खा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पर तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। सुलेमान साहब उसे लिए लाउंज में मौजूद सोफ़ों पर जाकर बैठ गए। अहान खाना ख़त्म करके उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब सुलेमान ने इसे अपने पास बुला लिया। बेटा, अनाया आई है, यहाँ आओ। इसने आबरू उठाकर इसे देखा और सर की जुम्बश से इसे सलाम करके इसी तरह मोबाइल हाथ में लिए इसके सामने जाकर बैठ गया। दादी, ये अहान के साथ लड़की कौन है? ये बेटा, ये अनाया है, सुलेमान के दोस्त की बेटी। सुलेमान ने इसे अहान के लिए पसंद किया है। वो तो कब से बाकायदा मंगनी करना चाहता था, लेकिन अहान ही नहीं मान रहा था। लेकिन अब सुलेमान ने उसे कह दिया है कि वो दोनों मंगनी की तैयारी करे और इस माह की किसी भी तारीख को मंगनी की रस्म अदा करती जाएगी। सीरत ने दोनों को बगौर देखा तो इसे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। वो इस घर में आने के बाद अगर किसी से मुतासिर हुई थी तो वो अहान था, और इसकी वजह ये थी कि वो एक बात जान गई थी कि वो इसके बाप से बहुत प्यार करता है और इनका बहुत ख्याल रखता है। इसके आने के बाद भी वो इनका वैसे ही ख्याल रखता था जैसे पहले रखता था, और एक वजह ये भी थी कि वो इसके बाप को बहुत पसंद था। आज हुमायूं साहब के डॉक्टर ने अहान को हॉस्पिटल बुलाया था और इसे ये खुशखबरी सुनाई थी कि हुमायूं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं। वो घर आया तो अनाया और उसके माँ बाप भी आए हुए थे। वो सबको नज़रअंदाज करता हुआ सीरत की तरफ बढ़ा, जो अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अचानक ही अहान ने आकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। थैंक यू सीरत, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम ना होती तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन पता है, चाचू ने खुद डॉक्टर्स को कॉल करके कहा है कि वो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तुम्हें पता है 80% चांसेस हैं कि वो फिर से चल सकेंगे। बात करते हुए इसकी आंखों में नमी थी। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज़ देखकर सीरत ने नरमी से इसके हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त सख्त थी। इसको हाथ छुड़वाते देखकर वो भी जैसे होश में आया और तेज़ी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। घर वाले सब इसकी हुमायूं से मोहब्बत से वाकिफ़ थे, इसलिए इसे मुबारक देने लगे, जबकि वो जाकर दादी के गले लग गया। मैं चाचू से मिलकर आता हूँ। अहान, हमारी बात सुनकर चले जाना। जी बोलें पापा। बेटा, हमने इस महीने की 15 को तुम्हारी और अनाया की मंगनी का दिन तय किया है। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। अनाया, आओ मैं तुम्हें चाचू से मिलवाऊँ। इसकी इस बात पर सबका मूड खुशगवार हो गया, जो कि अहान की थोड़ी देर पहले वाली हरकत की वजह से ख़राब हो गया था। वो नाया का साथ लिए हुमायूं के कमरे में दाखिल हुआ और फरते जज्बात से इनके गले लग गया। चाचू, आप जानते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। वो इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दिए। चाचू, मेरी समी से बात हुई है। इसने अमेरिका के एक मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन स्टीफन फिलिप से आपके लिए मिला है। इसने आपको अमेरिका बुलाया है। हम अगले माह अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ आपके पहले इसके साथ कुछ सेशन होंगे, फिर इसके बाद ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। अपनी बातों में वो अनाया को भूल ही गया था। अहान के कंधे पर हाथ रखकर इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अहान ने मुस्कुराकर इसकी सिमत देखा। चाचू, इनसे मिलिए, ये हैं अनाया चौधरी, आपकी होने वाली बहू। अहान ने आखिरी अल्फाज चबा चबा कर अदा किए थे, लेकिन अपनी खुशी में मगन अनाया ने इसके लहजे पर गौर नहीं किया, जबकि हुमायूं अली के चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया। फिर भी वो खुश दिली से इससे मिले, लेकिन दिल में कहीं टीस सी उठी थी। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो इनका दामाद बने, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये भी मुमकिन नहीं था। वो थोड़ी देर इनसे बातें करता रहा। इसकी तकलीद में अनाया भी वहीं बैठी रही। वो इसकी बातों से बहुत बोर हो रही थी। इसकी नज़रें हुमायूं के चेहरे पर टिकी थी। एक बार इस घर में आने दें, सबसे पहले आपको इस घर से रुखसत करूंगी। इसे अहान का हुमायूं के लिए इस कदर फ़िक्र करना अच्छा नहीं लगता था, और सीरत के आने के बाद इसके खदशात बढ़ गए थे। इसे पूरा यकीन था कि अगर कभी हुमायूं अहान को सरसरी तौर पर भी कह दे कि वो एक पल के लिए भी
देर किए बिना इस पर अमल कर देगा। इसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए हुमायूं ने इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर नज़रें झुका गई थी। तभी सीरत अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में खाने की ट्रे देखकर वो जल्दी से उठा और इसके हाथ से ट्रे ले ली। सीरत, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मेरा खाना भी यहीं दे जाओ। मैं आज चाचू के साथ ही खाना खाऊंगा। लेकिन क्या? बाबा और मैं साथ खा लेंगे। नीचे खाने के टेबल पर आपका और अनाया का इंतज़ार हो रहा है। तुम और अनाया चली जाओ और मेरा खाना किसी मुलाजिम के हाथ भेज दो। वो सर्दो सपाट लहजे में बोला। अनाया एक झटके से मुड़ी और कमरे से निकल गई। सीरत थोड़ी देर खड़ी से देखती रही, फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अब क्या कहना है सीरत? बुरा लगता है, नीचे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसने हाथ में मौजूद मोबाइल ज़ोर से सामने पड़े टेबल पर पटखा। तुमसे जो कहा है बस वो करो। इसके लहजे पर वो दहल कर 2 कदम पीछे हुए पलट कर वहाँ से निकलती चली गई। हुमायूं ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखा। क्या मसला है, मुझे बताओगे? इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई मसला नहीं है। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। फिर छोटी सी बात पर इतना भड़क क्यों गए? मेरी बेटी को आज के बाद ऐसे गुस्सा किया तो मैंने क्या किया? इससे पहले मैं आपका बेटा हूँ। इसकी बात पर वो खिलखिला कर हंस दिए। कहीं तुम्हारे गुस्से की वजह मेरी बेटी ही तो नहीं है? तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी जगह ले रही है? अब की बार दोनों ही खिलखिला कर हंस दिए थे। जबकि दरवाजे से अंदर आती सीरत ने ताज्जुब से दोनों को देखा। इसने हाथ में पकड़ी ट्रे पटकने के अंदाज में आहान के सामने रखी और वापस मुड़ गई। इसके निकलते ही हुमायूं फिर से बोले। गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, मेरी बेटी को भी बहुत गुस्सा आता है। बच के रहना। वो दोनों इस वक्त लॉस एंजल्स में परफॉर्म कर रहे थे। ज़ारा नूर एक मशहूर मॉडल और डांसर थी। समी सुलेमान पाकिस्तान का बेहतरीन सिंगर था। सारी दुनिया में इसके करोड़ों मद्दाह थे। ये एक लाइव कॉन्सर्ट था जिसमें समी के गानों पर ज़ारा डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। कॉन्सर्ट अपने जौबन पर था। समी की सहर तारी कर देने वाली आवाज़ पर ज़ारा की परफॉर्मेंस ने सबको जकड़ रखा था। समी ने देखा ज़ारा आंखें बंद किए गोल चक्कर खा रही थी। ये इनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी। समी ने गाना गाते हुए स्टेज के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने लगा। ज़ारा के पास से गुजरते हुए इसने अपने हाथ से कोई चीज़ इसके पाँव के करीब फेंकी और ख़ुद आगे बढ़ गया और अगले लम्हे ज़ारा ज़मीन पोश हो चुकी थी। सारा मजमे को सांप सूंघ गया था। ज़ारा ने अपने घघरे को संभालते हुए उठने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रही और इसने कहर बरसाती नज़र समी के मुस्कुराते चेहरे पर डाली, जो आंखों में तंज भरे से देख रहा था। उसे उठते देखकर इसने गाना फिर से शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस के बाद ज़ारा होटल पहुंची तो उसकी आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। आंसू की वजह से सामने का मंजर धुंधला गया था और वो अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए सामने से आते समी सुलेमान से टकरा गई, जिसने सख्ती से बाजुओं से थामते हुए इसे अपने आप से दूर किया। आंखें खोलकर दिमाग हाजिर रखकर और अपने कदमों को अपने काबू में करके घर से निकला करो। आज के बाद मेरे किसी शो में परफॉर्म करने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुम जैसी लड़कियां मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। ये कहकर वो उसे एक झटके के साथ छोड़ते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ज़ारा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। वो इस शख्स के पीछे कहाँ तक आ गई थी, लेकिन इसे तो इसकी परवाह ही नहीं थी। वो दोनों शुरू से एक ही स्कूल में पढ़ते थे, फिर इसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी साथ ही पढ़े। वो जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता वो इसी के पीछे पीछे वहाँ चल देती। हत्ता कि इसने जब म्यूज़िक को प्रोफेशन के तौर पर अपनाया तो वो भी शोबिस की फील्ड में आ गई, लेकिन वो अब दिल बर्दाश्ता हो गई थी। इसका आज के रवैये ने इसे बहुत मायूस किया था। साथ में मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट खावर बुखारी की बेटी ज़ूफ़िशा बुखारी के साथ इसकी अफेयर की खबरों ने इसे बिल्कुल तोड़ दिया था। ज़ारा शाह अपने बाप की इकलौती बेटी, जिसकी हर ख्वाहिश इसके मुँह से निकलने से पहले पूरी की गई थी, लेकिन शायद वो जिसके लिए ज़िंदा है, सांस ले रही है, जैसे इसे अपनी हर सांस के साथ चाहा वो उसका कभी नहीं हो सका था। वो अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी और फिर इसने एक बड़ा फ़ैसला किया। वो अब इसके पीछे पीछे नहीं जाएगी, उसे अब मेरी तरफ लौटना पड़ेगा। और एक फ़ैसला करके वो मुतमईन होकर एक कदम से उठ गई थी। समी आज वापस न्यूयॉर्क जा रहा था। उसे हुमायूं चाचू के डॉक्टर से मिलना था। इसने आहान को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन इससे पहले इसके पीए फारिस की कॉल आ गई। हेलो फारिस, तुम तैयार हो? हम 10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। यस सर। सर, आपको एक बात बतानी थी। बोलो सर। आपने आज न्यूज़ नहीं सुनी? क्यों, कुछ खास हुआ है? इसने लापरवाही से पूछा। सर, मिस ज़ारा शाह ने शोबिस छोड़ने का ऐलान किया है। इसकी बात पर एक पल के लिए वो ठटका, लेकिन अगले लम्हे इसने कॉल कट कर दी। वही होता है जो नसीब में लिखा होता है। ज़िंदगी में तकदीर नामी चीज़ से ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस शराब के पीछे भाग कर इसने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली थी, आज वो इससे ताइब हो गई थी। अगर वो मेरा हुआ तो मेरे पास लौट आएगा। वो अपने कल के तरफ लौट आई थी। पाकिस्तान की सरजमीन पर पाँव रखते हुए आज वो बहुत मुतमईन थी। आज से वो एक नई ज़ारा शाह थी, जिसे अपने साथ साथ अपने माँ बाप के लिए भी जीना था।
शायद समी सुलेमान अगर इसके साथ ऐसा रवैया ना अपनाता तो वो खुशफहमी में जीती रहती, लेकिन ये इसके लिए अच्छा ही हुआ था। वो अपने असल की तरफ लौट आई थी। हमारी खामोशी बस दिल से लब तक एक वक्फा है, ये तूफ़ान है जो पल भर लबे साहिल पर ठहर जाए। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो हर वक्त हंसती रहती हैं, फिर तुम अपने ऊपर ये बुढ़ापा क्यों तारी कर रखा है? अशर ने पलट कर एक जानिब सर कर कोल्ड ड्रिंक उठाते हुए दरियाफ्त किया और सीरत के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। वो सब इस वक्त लाउंज में जमा थे। फारिया खूबसूरत नकूश रखने के बावजूद हल्के फुल्के मेकअप में थी। मरीना बेगम भी हल्के फुल्के मेकअप में थी, जबकि सीरत सादा से लिबास में मलबूस और मेकअप से बेनियाज चेहरा लिए किसी से कम नहीं लग रही थी। सुलेमान अली, मरीना बेगम, अहान, फारिया, अशर और सीरत इस वक्त डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी नशिस्तों की सूरत में बराजमान थे, जिस पर अनवा किस्म के लवाजमात खुर्रनोश सजे हुए थे। पिज़्ज़ा, चिकन रोल, जिंगर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, तंदूरी फ़िश के साथ केचप और रशियन सैलड की ट्रेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ये ट्रीट आज अहान ने दुबई में एक नई ब्रांच खोलने की खुशी में ट्रीट दी थी। सब कुछ खाने के बाद इसे हजम करने के लिए सब ने कोल्ड ड्रिंक का सहारा लिया। कोल्ड ड्रिंक की तरफ सबसे आखिर में अशर का हाथ ही बढ़ा था, जो खाने के दौरान गाहे बगाहे सीरत के चेहरे पर नज़र डालता रहा था। सीरत ने घूरकर अशर को देखा और फिर चंद लम्हे खामोशी के बाद संजीदगी से बोली, किस उम्र की लड़कियां कैसी रहती हैं, इस पर तवील रिसर्च मालूम होती है आपकी। ये ज़रूरी नहीं कि हर बूढ़ी औरत के हाथ में तस्बीह और जवान लड़की के हाथ में आईना दिखाई दे। हकीकत तो यह है कि खुशियों से अलग रहना इंतहाई तकलीफदेह अमल होता है। इंसान हर सूरत खुशियों के समंदर में गोता जन रहना चाहता है, लेकिन वो ये बात कतई भूल जाता है कि इसका और इन खुशियों का कोई साथ नहीं। खुशियाँ हमें डुबो कर गर्क करती हैं और गम हमें खुद से अलग कर काट डालते हैं। मेरी ज़िंदगी में इससे पहले तो खुशियों की मुद्दत बहुत कम रही है, इसलिए मैंने अपना ओढ़ना बिछोना अपनी हैसियत के मुताबिक ही रखा हुआ है। न जाने ये ख्वाब कब टूट जाए। आखिर में इसकी आवाज़ बिल्कुल मध्यम हो गई थी। मोबाइल में गुम अहान ने इसकी बात को बगौर सुना और अपने हाथ से मोबाइल छोड़ते हुए पूरे का पूरा इसकी तरफ मुड़ गया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। अगर नंगे पाँव चलते हुए किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो ये हादसा होगा, लेकिन अगर हम खुद कांटा उठाकर पैर में चुभोएं और अपना पाँव ज़ख्मी कर लें तो बात दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अज़ियतें जो लोग तकदीर में लिखी हैं, इनसे तो फ़रार मुमकिन नहीं, लेकिन अगर खुशियों को देख कर भी आँखें बंद कर ली जाए ना और इंसान अपनी माजी में जीता रहे तो इसे मैं खुद तरसी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और इसकी बात के जवाब में बहुत सी बातें होने के बावजूद वो खामोश रही। इसे समझ नहीं आ रही थी इस शख्स के सामने इसकी ज़ुबान क्यों तंग हो जाती है। वो थोड़ी देर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा और फिर अपना मोबाइल लेकर अपने रूम की तरफ चल दिया। और सीरत की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। उसे लग रहा था वो किसी और के जज्बे से आशना हो रही है। अपनी सोच से डर कर इसने आँखें बंद की तो आंखों के सामने अहान का चेहरा लहराया। इसने घबरा कर आँखें खोल दी। बाकी सब तो अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन अशर जो सीरत के बिल्कुल सामने बैठा था, इसने सीरत की एक एक हरकत को बाखूबी नोट किया और कुछ इसकी समझ में आया और इस पर वो खुश भी हुआ। और अहान के बारे में सोच कर इसे सीरत पर तरस भी आया। इस मोहब्बत मतलब पत्थर से सर फोड़ना, इसके लिए मोहब्बत तो बस हुमायूं चाचू हैं। और ये बात सोचते ही इससे एक और झटका लगा, ये भी तो चाचू का ही खून है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? वो मुस्कुराया और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, सीरत बेस्ट ऑफ लक। और सीरत इसकी बात पर न समझी से उसे जाता हुआ देखने लगी। एक सादा सी तकरीब में इन दोनों की मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। अहान की जानिब से हुमायूं ने अनाया को अंगूठी पहनाई, जबकि अनाया ने बदस्त खुद अहान को अंगूठी पहनाई थी। अहान ऑफ वाइट कलर के 3 पीस सूट में मलबूस था, जबकि वाइट कलर का कामदार फ्रॉक में अनाया बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हुमायूं ने ब्लैक 3 पीस ज़ेब तन किया हुआ था और सीरत ने ब्लैक फ्रॉक पर रेड कलर की प्रिंटेड दुपट्टा रखा हुआ था, जो इसकी शख्सियत को चार चांद लगा रहा था। वो एक साइड पे हुमायूं साहब की व्हील चेयर पर थामे खड़ी थी। जब रस्म अदा करने का वक्त हुआ तो हुमायूं अनाया का हाथ पकड़े हुमायूं के पास आया और अंगूठी इनके हाथ में दे दी। उन्होंने मना करने की कोशिश की तो इसने इनके दोनों हाथ थाम लिए। चाचू प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। हुमायूं की आंखों में आंसू झिलमिला से गए और फिर अनाया ने अहान की खुशी की खातिर अपना हाथ इनके आगे रख दिया, जबकि सुलेमान अली और मरीना की आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। माँ और बाप को नज़रअंदाज करते हुए इसका हुमायूं को अहमियत देना इन्हें एक आँख ना भाया। अहान की नज़रें अशर पर मरकूज़ थीं, जो जबकि इंतहा पे था। अहान के देखने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया और आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया।
इससे अलग होते हुए अशर ने अनाया को मंगनी की मुबारकबाद दी तो उसने मुंह फेर लिया। वो अहान से एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से चला गया। अहान, हुमायूं और सीरत इस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर खड़े समी का इंतज़ार कर रहे थे। सीरत झुककर हुमायूं की कोई बात सुन रही थी जब इसने एक शख्स को तेज़ी से आकर अहान से बगलगीर होते हुए देखा। अहान से अलग होते हुए जब वो सीरत की तरफ मुड़ा तो वो हमन्नकों की तरह इसे देखने लगी। वो हुमायूं से मिलकर जब इसकी नज़र सीरत पर पड़ी तो इसने जो खुद को आंखें फाड़े देखते पाकर इसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। होश में आ जाओ सीरत मैडम। इसकी बात पर वो होश में लौटी। इसने सीरत के सर पर हाथ रखते हुए हुमायूं की व्हील चेयर थाम ली। आपने बताया ही नहीं कि समी सुलेमान आपका भाई है, इसने अहान के साथ चलते हुए सरगोशी में कहा। अगर तुम अपनी आंखें खुली रखते तो तुम्हें कुछ नज़र आता ना कि हमारे ड्राइंग रूम में जो फैमिली फ़ोटो लगी है इसमें समी सुलेमान साहब भी मौजूद हैं। बाय द वे तुम भी इसकी फ़ैन हो, ये कोई पूछने की बात है? यंग जनरेशन में कौन है जो उसका फ़ैन नहीं है? बजा फरमाया आपने। चाचू, आपने अपनी इस बेटी को बताया नहीं था कि मैं मशहूर सिंगर समी सुलेमान आपका भतीजा है? इसने शर्ट के कॉलर खड़े करते हुए कहा। मुझे क्या पता, मेरी ये बेटी इतनी झल्ली है कि इसको अभी तक नहीं पता। इनकी बात पर वो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा सी हो गई थी। सीरत को वो बहुत अच्छा लगा, खासकर इसका बड़े भाई की तरह इसके सर पर हाथ रखना इसे बहुत भाया था। उसे वो बहुत फ्रैंक और जॉली सा लगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसके ये जज्बे सिर्फ अपने से जुड़े लोगों के लिए ही थे। बाहर की दुनिया के लिए वो बहुत अकड़ू और खड़ूस था। किसी ने सच कहा है कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत चाहे महबूब से हो या माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, फ़र्ज़ ये कि अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते से हो, अंधी बहरहाल होती है। वो भी ऐसी ही अंधी मोहब्बत का शिकार थी। जब इसे भूल जाने का इरादा किया तब इसे इस दिल ने और शिद्दत से इसकी ख्वाहिश की। अपने जज्बों के यहाँ होने के डर से वो कभी इसके सामने ठहर न सकी। इस वक्त भी हाथ में मोबाइल थामे मकैनिकी अंदाज में उंगलियों ने इसका नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम। इसकी गंभीर आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो वो होश में आई जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ज़ारा की आवाज़ ने ही इसकी खामोशी को तोड़ा। कैसे हो? ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब आया। मैं आज गई थी मामू की तरफ तो उन्होंने बताया कि हान भैया हुमायूं मामू को लेकर तुम्हारे पास गए हैं, तो मैंने इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कॉल की थी। अगले लम्हे माउथ पीस से हुमायूं की आवाज़ गूंजी थी। कैसी है मेरी बेटी? आज मामू की कैसे याद आ गई? उन्होंने आम से लहजे में पूछा, लेकिन वो फिर भी शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी मामू, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, अब यहाँ आई हूँ तो आप यहाँ नहीं हैं। मैं कल गई थी आपसे मिलने, वहीं पता चला कि आप तो अमेरिका में हैं। मामू जल्दी से वापस आइएगा, हम सब यहाँ आपके मुंतज़िर रहेंगे, आपको तंदुरुस्त अपने पाँव पर खड़ा देखने के लिए। बेटा, ज़िंदगी रही तो ज़रूर लौटूंगा, लेकिन अल्लाह जाने इसको क्या मंजूर है। सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। चलें, खुदा हाफिज़, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़। सही सुबह के तारे, मेरी पहली दुआ तेरे लिए। तू दिल बेसब्र को तस्कीन ज़रा सी दे गया। धुंध झोंके की रगों में घोल कर अपना धुआं एक दिया आंधी हवा को खुद शनासी दे गया। इसने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए एक भरपूर मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली, जो ना जाने आज फिर कौन सा नया धमाका करने इसके घर आ मौजूद थी। अरे अम्मी, आज सूरज किधर से निकला है जो अनाया चौधरी ने हमारे इस गरीब खाने पर अपने कदम रंजा फरमाए? अनाया ने एक तेज़ नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली और इसकी अगली बात पर अशर की मुस्कुराहट सिमटी। आंटी, शादी की दावत देने आई हूँ। इस माह की 15 को मेरी शादी है, आप और अशर ज़रूर आइएगा। अनाया की बात पर सूफिया बेगम ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा जो धुआं धुआं हो रहा था, जबकि अनाया इनके सरों पर धमाका करके खुद अपना बैग संभालती बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। माँ बेटे में से किसी ने भी इसे रुकने के लिए नहीं कहा। अशर ने निगाहें चुराते हुए जाने के लिए खड़ा हो गया। चलता हूँ माँ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। अहान भी यहाँ नहीं है तो मैं आजकल इसके मेन ऑफिस में जाता हूँ इसकी जगह। अशर बेटा, उन्होंने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सूफिया बेगम ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली और कहीं एक आंसू इनकी आंखों से लुढ़क गया। अशर खामोशी से निकल गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो इसने अनाया की गाड़ी को गेट के करीब रुके देखा। वो इस तरफ बढ़ा तो वह पहले ही से देखते गाड़ी से निकल आई थी। वो जानता था वो अपनी भड़ास निकालना चाहती है, इसलिए दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इसके सामने जा खड़ा हुआ। कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं तुम्हें पल पल मरते देखना चाहती हूँ, जैसे मैं पल पल तुम्हारी बेवफाई पे मर रहा हूँ। और दौलत की हवस, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, शादी हो जाने दो। अहान से सबसे पहले तुम्हें चलता करूँगी। ओके, और कुछ या बस? मिस अनाया चौधरी, वो गुस्से में से एक धक्का देती हुई जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और तरफ पर भरी निगाह अशर के चेहरे पर डालते हुए गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गई। और अशर ने गाड़ी में बैठते हुए दोनों हाथों पर सर गिरा लिया। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। समी मोबाइल हुमायूं के हाथ में थमाकर किचन में अहान और सीरत के पास आ गया, जहां अहान सीरत को काफ़ी
बनाना सिखा रहा था, जबकि वो बेतवज्जी से किचन में रखी मुख्तलिफ चीज़ों को देख रही थी। सीरत, तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ ने सीरत का गुस्सा काफ़ी मेकर पर निकालते हुए इसे सख्त लहजे में मुखातिब हुआ। क्यों, क्या हुआ? यही तो हूँ। अच्छा आओ फिर चाचू के लिए कॉफ़ी तुम बनाओ। मैं क्यों बनाऊँ? मुझे बनानी आती भी नहीं है और मैं सीखूंगी भी नहीं। वैसे भी मैं चाय पीती हूँ तो बाबा भी चाय ही पियेंगे। सीरत सीख लो, क्या पता तुम्हारा शोहर काफ़ी का शौकीन हो। शमी ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। इसकी बात पर इसने शर्म से सर झुका लिया। या फिर इसे भी चाय ही पिलाओगी? नहीं, मैं शादी ही इससे करूँगी जो चाय पीता हो। इसकी बात पर दोनों का छत फाड़ कहकर गूंजा। सीरत ने पहली बार अहान को ऐसे हंसते हुए देखा तो हैरान हुई। वो तो मुस्कुराता भी बहुत ही कंजूसी से था। भाई, इस लड़की के शोहर की तो खैर नहीं है, तो उसे वही कुछ खिलाए पिलाएगी जो उसे बनाना आता है। सीरत खुद को मौजूद गुफ्तगू बनता देखकर वहाँ से 9-2-11 हो गई। भाई, आपकी तो 2 हफ्ते के बाद शादी है ना, तो आप चाचू को शादी के बाद ले आते। नहीं, शादी से ज़्यादा ज़रूरी इनका इलाज है। वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? भाई, ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ कुछ मैं आपको जानता हूँ। वैसे कुछ दिन पहले मेरी अशर से बात हुई थी। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस वो कह रहा था कि आप इन दिनों घर में वक्त ज़्यादा गुजारने लगे हैं। अच्छा, वो मुझ पे कुछ ज़्यादा ही नज़र रख रहा है। हाँ, मैंने उसे कहा था कि शादी से पहले घर में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आहान ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ ज़ारा के घर रिश्ता लेकर कब जाना है? और ये कौन है जिससे तुम्हारे अफेयर की खबरें चल रही हैं? कोई भी नहीं है, बस वो मुझ में इंटरेस्टेड थी तो मैंने ये खबर अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के ज़रिए मीडिया तक पहुंचा दी और इसकी वजह ज़ारा होगी। जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम क्यों उसे तंग करते हो? क्योंकि भाई, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन किसी के पीछे ऐसे अंधों की तरह भागना कि आप अपना नफ़ा नुकसान की परवाह भी ना रहे, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। इसलिए पहले इसे खुद को बदलना होगा। तुम्हारी भी अपनी मंतक है। अहान की बात पर इसने सिर्फ कंधे उचकाए थे। अहान और समी आज हुमायूं को लेकर हॉस्पिटल आए थे और फिर मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर स्टीफन ने हुमायूं को न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया था। अहान तो इसकी बात सुनकर ही परेशान हो गया था। फिर वो समी उसे लेकर न्यूरोसर्जन के पास गए। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद हुमायूं को एडमिट कर लिया गया। वो लोग सीरत को घर छोड़ आए थे। इसकी परेशानी को भांपते हुए समी घर से जाकर सीरत को भी ले आया। तीनों सारी रात एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। दूसरे दिन डॉक्टर्स की एक टीम ने हुमायूं का मुकम्मल चेकअप किया और इसके बाद अहान और समी के जो रूह फरसा खबर सुनाई गई। अहान को लगा इसके कदमों के नीचे से ज़मीन सरक गई है। इसने खुद को हवा में मुअल्लक पाया। ना जाने वो कब से ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे। इन्हें ब्रेन ट्यूमर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। अहान बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दिया। डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनकी सर्जरी तो कर दी जाएगी, लेकिन हो सकता है सर्जरी के दौरान ही इनकी मौत वाक़या हो जाए। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज गहरे बादलों की आगोश में सो रहा था और बादल रिमझिम से बरस रहे थे। काली घटा दिन की रोशनी को मध्यम करने पर तुली थी और शाम का माहौल इसके इर्द गिर्द सफ़र कर रहा था। सरे शाम ही रात का गुमान हो रहा था और ऐसा ही अंधेरा इसके अंदर भी फैल रहा था। वो गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। बरसती बारिश के साथ इसके आंसू भी इसके चेहरे को भिगो रहे थे। आस्तीन से अपने आंसू साफ करते हुए वो हिम्मत मुजतमा करते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। हुमायूं के रूम के बाहर रुककर इसने एक बार फिर से आंखें साफ की, कोट के बटन बंद किए और मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहां दोनों बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। सीरत के हाथ में कोई किताब थी और वो हुमायूं के बेड के करीब रखी चेयर पर बैठे इनमें से कुछ सुना रही थी और साथ दोनों तबसरा भी कर रहे थे। फिर अहान ने महसूस किया जैसे हुमायूं ने आंखें मींचकर होंठ भींचकर जैसे कोई तकलीफ़ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हों। अहान तेज़ी से इनके करीब गया। क्या हुआ चाचू? इसके सवाल पर सीरत ने किताब से नज़र उठाकर हुमायूं को देखा, जो सुर्ख आंखें लिए नफ़ी में सर हिला रहे थे। बाबा, क्या हुआ है? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और परेशानी में उसे पता ही नहीं चला कि इसने आहान के हाथ पर हाथ रखा हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। सीरत, तुम जाओ बाहर, गाड़ी में समी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आहान ने इसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालते हुए कहा।
नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने बाबा के पास रहना है। देखो अभी तुम घर जाओ, सुबह तुम और समी हॉस्पिटल आ जाना, फिर मैं घर चला जाऊँगा। नहीं, अभी आप चले जाएँ, मैं सुबह चली जाऊँगी। देखो सीरत, रात में तुम अकेले नहीं रह सकती, जो मैंने कहा है वो करो बेटा, ज़िद ना करो। वो अहान कह रहा है ना, तो सुन लो इसकी बात। जी बाबा, इसने आगे बढ़कर हुमायूं की पेशानी पर अपने लब रखे और अपना बैग लेती हुई बाहर निकल गई। अहान ने आगे बढ़कर खुली खिड़की के पट बंद किए और हुमायूं साहब के करीब बैठकर इनका हाथ थाम लिया। वो इनकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। वो जानता था वो बचपन से उसे अंदर तक जानने का हुनर रखते हैं। वो इसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेते थे। अहान, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? आखिर उन्होंने इसे पकड़ ही लिया था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। हाँ, तुमसे एक वादा चाहता हूँ। बोले चाचू। बेटा, अगर कभी मैं ना रहा तो सीरत का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता मेरे बाद वो एक बार फिर से बेसाएबान हो जाए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। गले में आंसू का फंदा बन जाने की वजह से वो इन्हें कोई हौसला भी ना दे सका। वादा करो तुम इसका ख्याल रखोगे। अपना हाथ आगे बढ़ाए। वो बहुत उम्मीद से इसे देख रहे थे। इसने इनके बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं और आप दोनों मिलकर इसकी शादी करेंगे। वो फीका सा मुस्कुरा दिया। पाकिस्तान में अहान और अनाया की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सुलेमान साहब के पूछने पर इसने कहा था कि वो पहुंच जाएगा। वक्त पर लगाकर उड़ गया और शादी का दिन भी आन पहुंचा। स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अनाया वसवसों और खदशों में घिरी थी। जिससे निकाह होने जा रहा था इसकी कोई खबर नहीं थी। सुलेमान साहब को इसने कहा था कि वो सुबह 4 बजे पहुंच आएगा, लेकिन अब दिन का 1 बज चुका था। इसका नंबर भी बन जा रहा था। बहुत बार ट्राई करने के बाद वो थक हार कर मायूस होकर बैठ गए। तभी इनके सेल फोन पर रिंग हुई। अहान का नंबर देखकर इनकी जान में जान आई। अहान, कहाँ हो तुम? बाबा, मैं नहीं आया। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि अनाया और अशर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अंकल ने अपने स्टेटस की वजह से इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। इसलिए प्लीज़ आप इन दोनों की शादी करवा दें। अहान, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपने दोस्त को ज़ुबान दी है, इसकी बेटी दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी है, और तुम कह रहे हो कि मैं किसी और से इसका निकाह करवा दूं? अहान, तुम मुझे बहुत मायूस किया जानता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। अशर मेरा बेहतरीन दोस्त है और मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो और भी बहुत कुछ इससे कहना और पूछना चाहते थे, लेकिन इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। अहान ने अपना नंबर बंद करने से पहले एक कॉल अनाया को भी की थी। मोबाइल हाथ में लिए अनाया बुत बनी बैठी थी। जब शहबाज खान अंदर दाखिल हुए वो सर झुकाए इसके करीब आकर बैठ गए। उन्होंने अनाया के सर पर हाथ रखना चाहा, जिसे इसने झटक दिया। बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अशर के साथ ये सब क्यों किया? आप जानते हैं ना, मेरे दिल में आज भी वही है। मैंने अहान के साथ शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की थी कि वो और अशर दोस्त थे और मैं अशर को नीचा दिखाना चाहती थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज इसने ही मेरी इज्जत रख ली है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगी। प्लीज़ अनाया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है इसका बदला तुम मेरे साथ ऐसे नहीं ले सकती। बाहर सब मेहमान मौजूद हैं, मेरी इज्जत तो थोड़ी की रह जाएगी। अगर आज ये शादी ना हुई तो मैं मर जाऊँगा। बाप के आंसू देख कर से चुप लग गई थी और अगले आधे घंटे में वो अनाया शहबाज से अनाया अशर हो गई थी। अहान ने हुमायूं और सीरत को यही बताया था कि शादी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। इन दोनों का ही पाकिस्तान में किसी से राब्ता नहीं था, लेकिन समी सब जानता था। उसने बस खामोशी इख्तियार किए रखी। आहिस्ता आहिस्ता हुमायूं की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो ज़्यादातर दवाओं के ज़ेर असर सोए रहते थे। सीरत को अहान बस इन्हीं औकात में हॉस्पिटल लेकर जाता जब जाग रहे होते। वो हुमायूं जब हसरत से सीरत की तरफ देखते तो अहान का दिल चाहता वो अपनी जान देकर खुदा से इनकी ज़िंदगी मांग ले। जब तक वो इनके पास होती वो बस इसके चेहरे पर नज़रें टिकाए देखते रहते। सीरत भी इनकी रोज़ रोज़ की गिरती सेहत के पेश नज़र इनके पास बैठकर बातें करती रहती और जब वो इसकी बातें सुनते सुनते नींद गनूदगी में चले जाते तो वो फूट फूट कर रोने लगती, खुदा से शिकवे करती और फिर एक उम्मीद से वजू करके चाहे नमाज बिछाकर इनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगने लगती। पैरों चाहे नमाज पर बैठी रहती। खाने पीने सोने का इसे किसी चीज़ का भी होश नहीं था। आज वो घर से इनके लिए सूप बनाकर लाई थी। अभी 2-3 चम्मच ही सूप के पिए थे कि उन्होंने इसका हाथ थाम लिया। सीरत, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हर जी रूह को एक दिन मौत आनी है।
मौत एक अचल हकीकत है जिससे नज़रें नहीं चुरा सकते। सीरत ने रोते हुए इनके मुंह पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज कहने दो, क्या पता फिर वक्त मिले ना मिले। देखो सीरत, मेरे बात अगर किसी की बात माननी है तो वो आहान है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, जो वो कहे इसकी बात मान लेना। वो मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ है। मेरे जाने के बाद वो टूट जाएगा, इसका ख्याल रखना। जानती हो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो कहीं कहीं दिन सोया नहीं था। इसने मेरे ख्याल किसी माँ की तरह रखा है। वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। मुझे तुम्हारे लिए इसके अलावा किसी पर भी यकीन नहीं। मुझसे वादा करो, जो वो कहेगा वो तुम्हारे तुम्हारे लिए जो फ़ैसला करेगा बिला चूक चला तुम इसकी बात मान लोगे। इसने रोते हुए सर उस बात में हिलाया और दोनों बाप बेटी गले लगकर रोने लगे। दोनों को खामोश करवाने वाला कोई नहीं था और दरवाजे के बाहर खड़ा इनकी बातें सुनता आहान का दिल दुख से भर गया। वो जब 7 साल का था तो वो बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर्स भी इसकी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। डॉक्टर्स ने बताया था कि इसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। इसके माँ बाप इसके लिए डोनर ढूंढने लगे जो इनके बेटे को गुर्दे दे सके। तब हुमायूं ने खुद को पेश किया और अपना एक गुर्दा आहान को दिया। आहान ये बात नहीं जानता था। वो बहुत दिन इनसे नाराज़ रहा कि वो इससे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए, लेकिन वो फिर भी इसे मनाने की कोशिश करते रहे। और फिर जब वो किसी तौर पर भी राज़ी ना हुआ तो दादी ने इसे बता दिया कि वो इससे मिलने क्यों नहीं आए। और तब आहान ने एक बात सोच ली कि इसकी ये ज़िंदगी बस हुमायूं अली ख़ान की दी हुई है और वो ये बात कभी नहीं भूला। वो बहुत खुश था। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अनाया आज इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कहीं नहीं थी। वो जानता था वो अभी तक इससे नाराज़ है। वो कोट और जूते उतार कर बेड पर लेट गया। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो ब्लू कलर के सादा से सूट में वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी। बालों को जूड़े की शक्ल में बांध कर वो अशर की तरफ मुड़ी। मैं कहाँ सोऊंगी? जहाँ तुम्हारा दिल करे। अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो, ये तकिया लो और सोफे पर सो जाओ। बेड पर मैं सोऊंगी। इसकी बात पर वो तकिया लिए उठ खड़ा हुआ। तभी इसने दोबारा से मुखातिब किया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट सुबह मिलेगा। मुझे इल्हाम थोड़े ही हुआ था कि मेरी शादी हो जाएगी जो मैं गिफ्ट पॉकेट में लिए घूमता। ओके, सुबह याद से ले आना। मुझे अपनी दोस्तों को दिखाना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये भी बता दें गिफ्ट क्या हो? वो झुंझलाकर बोला, वो कुछ भी हो चल जाएगा। ओके। सुनो, लाइट बंद कर दो, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। जी मोहतरमा, कोई और हुक्म? जी नहीं, और कुछ नहीं। उसे चादर तान कर सोते देखकर इसे बहुत गुस्सा आया। वो क्या क्या सोच कर आया था कि किसी भी तरह इसे मना लेगा, लेकिन इसका ये रवैया इसकी सोच से बालातर था। वो गुस्से से लाइट बंद करके लेट गया। रात को आहान ही हॉस्पिटल में रुकता था। समी और सीरत घर चले जाते थे। अभी इसे सोए हुए अभी कुछ ही पल हुए थे जब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने समी था। सीरत, जल्दी से आओ, हमें हॉस्पिटल चलना है। क्यों, क्या हुआ? इसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं हुआ, शायद चाचू का ऑपरेशन हो। अच्छा, मैं बस अभी आई। इसने जल्दी से चादर ली और चप्पल पाँव में उड़ीसते हुए इसके साथ चल दी। जिस वक्त वो दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचे तो सामने बेंच पर आहान को सर झुकाए बैठे देखकर सीरत के पांव सुस्त पड़ गए थे। समी ने इसके करीब जाकर जब इसका कंधा हिलाया तो वो सीधे होते हुए समी के गले लगकर रोने लगा। उसे रोता देखकर सीरत के पाँव ने आगे चलने से इनकारी हो गए। आहान की नज़र जब सीरत पर पड़ी तो वो समी से अलग होते हुए इसकी तरफ बढ़ा और इसके करीब पहुंचकर इसे गले लगा लिया और दोनों हिचकियों से रोने लगे। सीरत हुमायूं की लाश से लिपटकर इतना रोई कि आहान और समी ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला। फिर उसे कुछ पता नहीं चला कि किस तरह वो लोग पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान पहुँच आने पर दादी से लिपटकर सीरत ने आहो बका की। हर आंख अश्कबार हो गई थी। जनाजा उठाने के लिए जब सब आए तो कहीं दिनों के रोने और खाना पीना छोड़ने की वजह से वो दुआ करते करते पास खड़े आहान के बाजुओं में झूल गई थी। आहान ने इसे थाम कर दादी और अनाया के हवाले कर दिया। दुआ को हाथ उठाएं तो दिल लरसता है कि पढ़ना चाहे खुद अपनी नज़र वहाँ के जहाँ नसीब लिख गया पत्थरों के हरफों से। तकदीर की गिरफ्त में आया हुआ शख्स तकदीर से ही बचता है। तकदीर के भी बड़े अनोखे खेल हैं। तकदीर जिसे होनी भी कहते हैं और होनी को कौन टाल सकता है। सो इसने अपना शिकस्ता असाब को समेट कर इकट्ठा किया और हौसलों को मुजतमा किया और बेड से उठकर वॉशरूम में घुस गई।
वो वज़ू करके लौटी तो तब भी कमरा खाली था। इसने चाहे नमाज़ बिछा कर नमाज अदा की और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। दुआ करते करते शिद्दत गिरिया से इसकी हिचकी बंद गई थी। जन्म लिया है तो अब एक ही ज़मानों से हम एक तयशुदा तकदीर में मुक़ीद हैं। इसने सजदे से सर उठाया तो दादी को अपने करीब ज़मीन पर बैठे पाया। बेटा, मशीयत खुदाबंदी है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो आया है उसे एक दिन लौट कर इसके पास जाना है। सीरत पहले भी कम ही बोलती थी, लेकिन अब हुमायूं के जाने के बाद इसे बिल्कुल ही चुप लग गई थी। इसका अब इस घर में दिल नहीं लगता था। यहाँ हर तरफ इसके बाबा की यादें बिखरी थी। इसकी ज़िंदगी में बस एक काश रह गया था, काश हम कुछ वक्त पहले मिल जाते, काश ममा के ज़िंदा होते हुए मिल जाते। लेकिन खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है, जिसे हम जैसे आम इंसान नहीं समझ सकते। इसका वजूद अब इसके घर के लोगों को भी खटकने लगा था। अहान से तो वैसे भी सबका बाइकआउट चल रहा था। इसका अनाया से शादी से इनकार की वजह भी सीरत को गिरदाना जा रहा था। सीरत अब अहान से कम कम ही मुखातिब होती थी। अगर वो खुद कोई बात कर ले तो ठीक, नहीं तो वो खुद से कोई बात नहीं करती थी। इसने कल रात सुलेमान अली और अरीबा बेगम की बातें सुनी थी। सुलेमान इस लड़की को यहाँ से चलता करे, आप माने या ना माने। अहान ने इस लड़की को इसलिए यहाँ रखा हुआ है क्योंकि हुमायूं इससे इस लड़की को अपनाने का वादा ले चुका है और देर या बदेर अहान इस लड़की से शादी कर लेगा और मैं एक तवाइफ की बेटी को अपनी बहू बना लूँ, ये तो कभी हो नहीं सकता। इसके बाद से सीरत ने सोच लिया था कि वो अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगी। इसने अखबार में मुख्तलिफ इश्तहारात देखने शुरू कर दिए थे। इसने सोचा था कि अगर इसे कोई ढंग की जॉब मिल जाए तो वो चुपचाप किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी। आज संडे होने की वजह से सब लोग सो रहे थे। सीरत पिछले सहन में रखी लोहे की पुरानी और जंगलूद कुर्सी पर बैठ गई। एक तरफ दरख्त पर न जाने चिड़ियाँ क्यों शोर कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। वो गौर से इस दरख्त को देखने लगी जिसमें बहुत से घोंसले बने थे। इसे इन पर रश्क आया। मुझसे बेहतर तो ये हैं जिनका अपना घर तो है ना। इसके होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आकर ठहर गई। तेज़ धूप होने की वजह से वो पेशानी पर एक हाथ रखकर ऊपर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उसके आगे आकर खड़ा हो गया, किसी घने साए की तरह। 3 पीस सूट में मलबूस दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले अपनी आंखें छोटी करके गौर से इसे देख रहा था। इसे देखकर वो जल्दी से खड़ी हो गई थी। इसने हाथ के इशारे से इसे बैठे रहने के लिए बोला और करीब ही ब्लॉक्स के बने एक बेंच पर बैठ गया। सीरत, मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम इन दिनों लगता है कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो। तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता। मैंने कल भी तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है और इसके बाद तुम मुझे अभी दिखाई दे रही हो। मैं कोई लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा। जल्द या बदेर मुझे शादी तो बहरहाल करनी है, इसलिए मुझे तुमसे ये कहना है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। चाचू ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैं इनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उन्होंने आपसे कहा था कि कोई अच्छा सा शख्स देखकर मेरी शादी कर दें। ये नहीं कहा था कि खुद ही बलि का बकरा बन जाएं। जितना मैं इन्हें जानता हूँ तुम नहीं जानती। मुझे पता है कि वो क्या कहना चाहते थे। और हाँ, शाम तक तैयार रहना, आज हमारा निकाह है। मैंने घर में भी सबको बता दिया है। चलता हूँ, मुझे अभी एक ज़रूरी काम से जाना है। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गया। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। कैसा अजीब शख्स है, शादी की ऐसे बता रहा है जैसे कह रहा हो हम शाम को साथ डिनर करेंगे। थोड़ा सा आगे जाकर वो वापस आया। हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। तुमने कल जब जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, इसके लिए तुम सूटेबल नहीं हो। भला मेरी बीवी ही मेरी सेक्रेटरी की जॉब करने अच्छा नहीं लगता। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तुम पाताल में भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सारा दिन वो घर वालों से छुपकर कमरे में बंद रही। जो ही शाम ने अपने पर फैलाए, इसके हाथ पांव फूल गए। हर आहट पर वो चौंक जाती। इसकी तो ये हालत थी जैसे कैदी का आज आखिरी फैसला आ रहा हो और इसे यकीन हो कि इसे उम्र कैद सुनाई जाएगी। रात 8 बजे के करीब इसने अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट महसूस हुई और चंद सेकंड के बाद अनाया कमरे में दाखिल हुई। इसने आते ही जरदार दुपट्टा इसको उड़ाया और डोर वाह कर दिया। बस चंद मिनटों का खेल हुआ था। इसने अपने जुमला हकूक अहान सुलेमान अली के नाम लिख दिए थे। अनाया ने खुश दिली से इसे गले लगाया, जबकि वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ इसके चेहरे पर कोई दुख ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसके खदशात को समझते हुए वो आगे बढ़ी और इसका हाथ थामकर इसे बेड पर बिठाया और खुद भी आलती पालती मार कर इसके सामने बैठ गई। तुम चाहती हो मैं दुखी हूँ जो ऐसे घूर घूर कर
मेरे चेहरे पर दुख ढूंढ रही हो। जानती हो मैं अहान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इसकी वजह से मुझे वो मिला है जो मेरी ज़िंदगी है, जिसकी बेवफ़ाई की सुनकर मैंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन जानती हो इसकी दुआओं की वजह से ही मैं बच गई हूँ। अगर अहान ना होता तो मैं उसे सारी ज़िंदगी एक धोखेबाज समझती रहती। इसके मेरे दरमियान स्टेटस आड़े आ गया था। कभी कभी माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियाँ देने की कोशिश में इनका बहुत बड़ा नुकसान कर चाहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता। माँ बाप औलाद का बुरा नहीं चाहते, बस वो जो भी करते हैं औलाद की मोहब्बत में ही करते हैं। मेरे बाबा ने भी ऐसा ही किया और मेरे लिए अशर को छोड़कर अहान जैसा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन के साथ रिश्ता जोड़ा। अशर मेरे बाबा की फैक्ट्री में एक मामूली मुलाजिम था, लेकिन मैं अनाया चौधरी इस मामूली से आदमी को दिल दे बैठी। मेरे बाबा का ख्याल था मैं इसकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई हूँ। वो मोहब्बत को मानते ही नहीं थे। इनका ख्याल है कि जब पेट और जेब खाली हो तो मोहब्बत की हैसियत सानवी रह जाती है। इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि इसकी मंगनी इसकी कज़न से हो गई है। मुझसे वो सिर्फ़ इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि वो अपनी गुर्बत मिटा सके, और मैंने भी इनकी बात पर यकीन कर लिया। मैं भी अकल की अंधी थी, कुछ भी सोचा समझा नहीं, बस इनकी बात पर यकीन कर लिया। शायद हर बेटी अपने माँ बाप पर इतना ही यकीन रखती है। कि मेरे हाथ में अंगूठी देख रही हो, ये देखने में बहुत मामूली है, लेकिन तुम मेरे दिल से पूछो कि दिन में जितनी बार इस पर नज़र पड़ती है, इस शख्स से मेरी मोहब्बत में इजाफा होता है। जानती हो ये मेरी उंगली में पहनाते हुए इसने क्या कहा? ये तुम्हारे शायाने शान तो नहीं है, लेकिन ये मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत हर चीज़ से मुकद्दम रखूँगा। तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम अहान के साथ नई ज़िंदगी गुजारने जा रही हो, इसलिए नई ज़िंदगी में किसी शक शुबे को अपने दिल में जगह ना देना। वो तुम्हारे लिए बहुत से महाज पर लड़ रहा है, इसलिए तुम इसे लड़कर इसे कमज़ोर ना करना। वैसे एक बात बताऊं, अगर मेरी ज़िंदगी में अशर ना होता तो मैं किसी कीमत पर भी अहान को तुम्हारे लिए ना छोड़ती। आखिरी बात इसने शरारतन कही थी और इसकी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दी थी। वो दिन तो सुकून से गुजरे इसका खाना 2 दिन तो सुकून से गुजरे। इसका खाना नाश्ता इसके कमरे में पहुंच आता था। इसे अब घर वालों की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन इसे अहान का सामना करने में हिचकिचाहट थी। वो ईशा की नमाज़ अदा करके उठी, तभी डोर नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। इस पर एक ताहिराना निगाह डालकर वो खिड़की के पास जा खड़ा हो गया। क्या मसला है? 2 दिन से कमरे में क्यों बंद हो? कोई मसला नहीं, इसने उंगलियां चटखाते हुए दूसरी तरफ रुख करके जवाब दिया। इसने इसके सरापे पर एक नज़र डाली, जो ब्लैक कलर के सादा से कपड़ों में बड़ी सी ब्लैक चादर लिए इसे नमाज के स्टाइल में रखे मुंह मोड़े खड़ी थी। अहान आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। वो इसका हाथ पकड़े जिस वक्त डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, सब लोगों ने खाने से हाथ रोककर इन दोनों को देखा। अहान ने चेयर घसीट कर पहले सीरत को बिठाया और फिर खुद इसके बराबर बैठ गया। क्या लोगी? कुछ भी, अंधा क्या जाने दो आंखें। फारिया ने इसका कुछ भी कहने पर तंज किया। अहान ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। वो खामोश होकर नजरें झुका गई थी। इसकी बात का मतलब समझती सीरत अहान के सामने मज़ीद शर्मिंदा हो गई थी। फिर बिरयानी दे दें, वो अटक अटक कर बोली। इसकी बात पर वो सर हिलाता इसकी प्लेट में बिरयानी निकालने लगा। अहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुलेमान अली ने इस पर नज़रें जमाए हुए कहा। बोले, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे तीनों फैक्ट्रियों का चार्ज वापस लेना चाहता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने समी को दे दिया है। तुम खाना खाकर इन कागजात पर साइन कर देना। कल से तुम्हें फैक्ट्री आने की ज़रूरत नहीं। ओके? इसके इतने आसानी से मान लेने पर सुलेमान अली हैरान रह गए थे, जबकि सीरत को अब अंदाज़ा हुआ था कि इसके लिए कितने मसाइल पैदा हो गए थे। खाने के बाद कागजात पर साइन करके वो सीरत का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में ले आया। सीरत चेयर पर बैठी अहान की कार्रवाई मतला कर रही थी, जो पिछले आधे घंटे से वार्डरोब में कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद इसने अपनी मतलूबा चीज़ बरामद की और इसे लेकर एक साइड पर रखे दीवान पर बैठ गया। वो एक ब्लैक कलर की फाइल थी, जिसके बाहर जाली हरूफ में अहान सुलेमान अली लिखा था, और वो काफ़ी देर इसके वर्क उलट पलट कर देखता रहा। फिर इसने एक मोबाइल में कोई नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, कैसी हैं आप? मैंने आपको बताना था कि मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ। नहीं, मीटिंग कोई नहीं है। आप ऐसे करें कि ज़फ़र से की गई कहिएगा कि वो अपनी बीवी से घर की साफ़ सफाई करवा दे। ओके, फिर कल मिलते हैं। कॉल बंद करके इसकी नज़र सीरत पर पड़ी। अरे, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? जी, मैं जाऊँ यहाँ से?
अरे मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा आओ मेरे साथ। उसका हाथ पकड़े इसे वार्डरोब तक लाया तो इसे खोलकर एक सादा सा सूट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। तुम चेंज कर लो फिर बात करते हैं। वो कपड़े हाथ में लिए बाथरूम में घुस गई थी। वो थोड़ी देर के बाद बाहर निकली तो अहान ने इसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और बेड पर अपने करीब इसे लिए जगह बनाते हुए इसे बैठने के लिए कहा। वो इसके करीब बैठने में मुतमिल थी जब इसने हाथ पकड़कर इसे अपने करीब बिठाया। देखो सीरत, मुझे कुछ वक्त चाहिए। चाचू का ऐसा अचानक चले जाना और फिर घर वालों का रवैया, मैं उलझ कर रह गया हूँ। तुम जानती हो मुझे अब कारोबार भी नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। समझो कि अब मुझे ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे तुमसे शादी के फैसले पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए इसलिए इस नए रिश्ते को अपनाने के लिए। तुम मेरा साथ देना और जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे अपने साथ पाओगी। सुबह हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ मेरा अपना घर भी है और फिर मैं अब आगे काम वहीं से शुरू करूँगा। सुबह 8 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तुम अपनी पैकिंग कर लो। अशर को लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून है। वो 5 बजे घर लौट आता था। आज भी हस्बे मामूल वो घर लौटा तो अनाया उसे कहीं नज़र ना आई। वो इसकी बाबत पूछने के लिए किचन में माँ के पास आया तो सामने का मंजर इसके लिए खुशगवार हैरत लिए था। जहाँ अनाया सूफिया बेगम की मैयत में रोटी बना रही थी और साथ ही इसकी रोटी डालने के बाद रोटी की शक्ल देखकर दोनों के कहके गूंज रहे थे। अनाया ने हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो इसकी हंसी को ब्रेक लग गई। जहाँ अशर खड़ा हैरान नज़रों से इसे काम करते हुए देख रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी से रोटी दें। अनाया ने जल्दी से इसके लिए सालन निकाला, रोटी इसके आगे रख दी। सूफिया बेगम नमाज के लिए चली गई और अनाया इसके सामने बैठकर पुरशौक निगाहों से इसे खाना शुरू करते देखने लगी। पहला लुकमा लेते ही अशर को दिल किया कि वो वापस उगल दे, लेकिन जब नज़र अनाया पर पड़ी तो मुस्कुरा कर इसे हाथ के इशारे से बहुत अच्छे की नवीद सुनाई, जिस पर वो बहुत खुश हो गई और आगे बढ़कर इसकी प्लेट से ही एक नवाला लिया और अगले ही लम्हे वो डस्टबिन पे झुक गई थी। इसकी आंखों में पानी आ गया। इसने मुड़कर रग़बत से अशर को खाते देखा और इसके आगे से सालन उठा लिया। क्या कर रही हो? ये कोई खाने की काबिल है जो तुम खा रही हो? सॉरी अशर, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। तुमने आज सालन में नमक डाला है या नमक पे सालन बनाया है? इसको पहले ही रोना आ रहा था। अशर की इस बात पर बिन बादल बरसात शुरू होने लगी। अरे प्लीज़ प्लीज़ रोना नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यार प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ये खाना वाना बनाना, मैं रोज़ बाहर से ले आऊँगा, लेकिन प्लीज़ रोना नहीं। इसे रोते देखकर इसकी अपनी शक्ल रोने वाली हो गई थी। इसकी हालत देखकर अनाया रोते हुए हंसने लगी। सीरत की आँख 7 बजे के करीब खुली तो कमरा खाली था। वो हड़बड़ा कर उठी। इसका अहान का सामान कमरे में नहीं था। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो वो टांग पे टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा था। सीरत को देखकर इसने कलाई में बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। कितना टाइम और लगेगा तुम्हें? वो नॉर्मल अंदाज में बोला। बस 10 मिनट। ओके, मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ, जल्दी आना। इसने सिर्फ इस बात में सर हिलाया और तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। बाल सुलझा कर इन्हें पोनी में मुकीद किया और बड़ी सी वाइट कलर की चादर लेकर बैग कंधे पर डालती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसे सीढ़ियों से उतरते देखकर वो भी उठ खड़ा हुआ। अहान के सामने खड़ी मरीना ने सीरत पर एक सुलगती नज़र डाली और अहान से मुखातिब हुई। अहान, अगले हफ्ते सनी और सारा की मंगनी है, तब तक रुक जाते बेटा। नहीं माँ, मुझे वहाँ बहुत सा काम है। लेकिन अहान, मरीना जाने दो इसको। सुलेमान अली की आवाज़ किसी भी एहसास से खाली थी। वो माँ की पेशानी पर लब रखे और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सीरत ने दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहा तो दोनों ने ही मुंह मोड़ लिया। वो बोझल दिल से बाहर निकल आई। सामने अहान उसे गेट से बाहर जाता दिखाई दिया। वो इसकी मैशियत में बाहर निकली तो वो टैक्सी का दरवाज़ा वाह किए इसके इंतज़ार में खड़ा था। इसके बैठने के बाद भी वो इसके मुकाबिल बैठा और दोनों ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही खुददार है। इस घर की गाड़ी में एयरपोर्ट तक जाना भी गवारा नहीं किया। विंडो से देखते सुलेमान अली ने अपनी जोजा को मुखातिब किया, जो इसके जाने पर सर झुकाए आंसू बहा रही थी। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। न जाने वो कौन सी मनूस खड़ी थी जब ये लड़की हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुई थी। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। हुमायूं खुद तो चला गया, इस मनूस को मेरे बेटे के सर थोप गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से घर तक पहुँचते लगभग 2 घंटे लग गए थे। सीरत का ख्याल था कोई छोटा मोटा फ्लैट होगा, लेकिन पोश इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर था। आहान के लाहौर वाले घर जितना बड़ा वैसा ही खूबसूरत। वो टैक्सी से उतरे तो चौकीदार भागकर आगे आया और आहान के हाथ से
सामान लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर दाखिल होते हुए एक साइड पे गैराज था जिसमें 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जिसमें रंग-बिरंगे फूल लगे थे। एक साइड पे बोगनवेलिया घर के दूसरे पोर्शन तक जा रही थी, जहाँ-बजहाँ बोगनवेलिया के फूल गिरे पड़े थे। अहान ने इसके चेहरे पर खुशी और इश्तियाक की मिली-जुली कैफियत देखी तो मुस्कुरा दिया। कैसा लगा घर? बहुत खूबसूरत, मेरे ख्वाबों जैसा। क्या ये हमारा घर है? इसके इस मासूम सवाल पर वो मुस्कुराया। हाँ, हमारा घर है, तुम्हारा और मेरा। अब वो इसका हाथ पकड़कर अंदरूनी तरफ ले गया और सीरत ने घूम कर फिर अगले 10 मिनट में पूरा घर देख लिया था। मैडम घर देख लिया हो तो अब मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ। कॉफ़ी जी, कॉफ़ी। वो किचन की तरफ बढ़ गई और ठीक 10 मिनट के बाद 2 कप ट्रे में रखे बाहर आई। एक कप इसने खुद दिया, दूसरा कप अहान के आगे रख दिया। इसे तजस्सुस हुआ वो इतनी आसानी से मान गई और इतनी जल्दी कॉफ़ी बना के भी ले आई। इसने आगे होकर कप उठाया तो देख कर एक नज़र कप पर डाली और दूसरी सीरत पर जो मज़े से कप लबों से लगाए इसे देख रही थी। ये क्या है? अहान ने कप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये वो आगे बढ़ी और झुककर इसके कप में देखा। इसे चाय कहते हैं जी, वो मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? बड़ी मासूमियत से आगे से फिर से सवाल आया। दिस इज़ नॉट फेयर, तुम जानती हो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। अच्छा तो तब सोचना था ना जब मुझे कहकर गए थे कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ शाम को हमारा निकाह है। सीरत मुझे काफ़ी चाहिए, किचन इसी साइड पे है, वो उंगली से इशारा करते हुए बोली और वो उसे घूरते हुए चाय के छोटे-छोटे सिप लेने लगा और आज उसे चाय इतनी बुरी नहीं लग रही थी। उसे चाय पीते देखकर वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई और वापस लौटी तो इसके हाथ में एक और कप था। वो अहान के करीब आई और इसके हाथ से चाय का कप लेकर इसके हाथ में कॉफ़ी का कप दिया और वो हैरान उसे देख रहा था। ये क्या था? यह आपका टेस्ट था कि क्या आप कभी मेरी पसंद को भी अपना सकते हैं। अच्छा, अभी भी कोई शक है क्या? जी नहीं, शक तो पहले भी नहीं था। अहान ने उसे बाजुओं के हिसाब में लेते हुए अपने करीब किया। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये चाय का कप मेरा और ये कॉफ़ी तुम्हारी। क्या ये जी? क्या नहीं, अभी ये कॉफ़ी का कप पूरा तुम पियोगी। वो इसके हाथ से कप लेकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। इसकी शरारत इस पर भारी पड़ गई थी। वो कॉफ़ी का कप हाथ में लिए सहन में चली आई। इसने कुर्सी घसीट कर छाँव में रखी और बोगनवेलिया के नीचे बैठ गई। कहीं फूल शाखों से अलग होकर इस पर आन गिरे। इसे इस गोशे में बैठना बहुत अच्छा लगता था और जब फूल इस पर आकर गिरते तो वो इसे अपनी ज़िंदगी की तरह खूबसूरत लगते। पिछले 1 साल से इसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी कि इसकी पिछली तमाम महरूमियों का ख़ात्मा हो गया था। अहान ने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। इसे कभी ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ब्रांडेड कपड़े, बैग, जूते, वॉच, गोल्ड की ढेर सारी ज्वेलरी, इस सब की तो इसने कभी ख्वाहिश ही नहीं की थी। इसने तो बस एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी की ख्वाहिश की थी। ऐसी आसाइशात की इसे कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इसकी वो हसरतें भी पूरी की थी जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। मोव कलर का ब्रांडेड सूट जिसमें नेवी ब्लू धागे का काम हुआ था, कलाइयों में कंगन, नाक में डायमंड पिन, नोज़ पिन, हाथों में बेशकीमत अंगूठियाँ और पाँव में ब्रांडेड जूती पहने वो कहीं से भी पहली वाली सीरत नहीं लग रही थी। इसने चाय छोड़कर कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी थी और अहान ने चाय पीनी शुरू कर दी थी। दोनों एक दूसरे की पसंद में ढल गए थे। उसे लगता था कि अहान के बगैर इसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, इसकी ज़ात इसके साथ बगैर नामुकम्मल है। तभी इसकी गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। इसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पार्क करके वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब चला आया। उसे बाहों के घेरे में लेकर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। वो रोज़ाना सुबह जब घर से निकलता और शाम को घर लौटता तो ये इसका मामूल था। वो सीरत को अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत का एहसास दिलाता था और वो आंखें बंद करके इस एहसास को आबे हयात की तरह अपने अंदर उतार दी। डियर वाइफी, क्या क्या किया आज सारा दिन? कुछ भी नहीं, सिर्फ आराम किया और आपके लिए अपने हाथों से डिनर तैयार किया। अच्छा, बहुत भूख लगी है, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगवाओ। ओके। खाने के बाद वो दोनों लॉन में चहलकदमी करते थे और ये इनका मामूल था। दोनों एक दूसरे को सारे दिन की छोटी-छोटी बातें शेयर करते। इससे लॉन में लगे फूल पौधे इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते। आज भी बहुत बेमामूल सहन में निकल आए। सीरत, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? जानती हूँ आज पापा की कॉल आई थी। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की बात है। उन्होंने हम दोनों को लाहौर बुलाया है, अगले हफ्ते समी की शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है।
कल नहीं तो परसों तुम तैयार रहना, हम चल के शादी के लिए शॉपिंग करेंगे। इसकी एक्साइटमेंट देखकर वो भी खुशी से मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में गहराई सी गिरासी थी। न जाने इसके साथ सबका रवैया कैसा होगा। अहान इन दिनों बहुत खुश था और इसकी खुशी का ये अलम था कि वो आजकल सीरत को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसकी हर बात अपने घर से शुरू होकर अपने घर पर ख़त्म होती थी और तब सीरत को एहसास हुआ कि शायद इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी। वो उसके साथ खुश तो था, लेकिन वो अपने घर वालों को बहुत मिस करता है। वो दोनों शॉपिंग पर गए और पहली बार अहान ने उसे एक बार नहीं पूछा कि वो भी कुछ लेगी। इसने घर के हर फर्द के लिए शॉपिंग की थी। वो सीरत को इसको खुद को नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसे लगा शायद वो इसकी मोहब्बत और तवज्जो की इतनी आदी हो गई है कि इसे इसका अपना घर वालों के लिए फ़िक्र करना बुरा लग रहा है। और आज की रात पहली बार दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े सो रहे थे। ये इनके रिश्ते में पहली खलीज थी और हर गुजरते दिन के साथ ये खलीज घटने की बजाय बढ़ने वाली थी। घर से निकलते हुए सीरत को न जाने क्यों रोना आ रहा था। उसे लगा शायद वो अब दोबारा कभी यहाँ ना आ सके। ये गजरा इसके लिए इसकी ये घर इसके लिए इसकी जन्नत था और ये जन्नत इससे छीनने वाली थी। सीरत ने घर से निकलने से पहले ज़फ़र और इसकी बीवी को घर का बहुत सा ख्याल रखने की ताकीद करते हुए निकली। अहान ने बिज़नेस का सारा काम फ़ारूक साहब के हवाले करके वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जिस वक्त वो लोग लाहौर पहुँचे रात के 9 बज रहे थे। टैक्सी से उतरकर अहान उसे बाहर ही छोड़कर भागने के अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। सीरत मरे मरे कदमों से इसके पीछे अंदर दाखिल हुई। सब लोग इससे बहुत खुश दिली से मिले थे। सीरत के साथ सबका रवैया बस लिया दिया सा था। सब अहान के गिर्द जमा थे। उसे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। वो खुद एक सोफे पर टिक गई। इसने अहान की तरफ देखने से गुरेज किया क्योंकि वो बर्दाश्त की आखिरी हदों पर थी। खाना लगा दो। फारिया और मरीना बेगम ने अहान को दोनों बाजुओं से थाम कर खाने की टेबल तक ले गईं। सीरत सबके बैठने के बाद भी इंतज़ार करती रही कि शायद अहान को इसकी याद आ जाए, लेकिन वो तो अपनों में गुम था। उसे सीरत हमायूं कहाँ से याद आती। सीरत के लिए ये दिन किसी इम्तहान से कम न था। किचन का सारा काम उसे सौंपा गया था। अहान सुबह इसके जागने से पहले घर से निकल जाता और रात के जब वो अपना काम करके आती तो वो सो चुका होता। उसे लगा वो उसे भूल रहा है। कराची से सफ़िया चची और इनकी बेटी सारा भी आ गई थी। वो इन्हें लेने एयरपोर्ट पर गया था। जिस वक्त वो इन्हें लिए घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नज़र डाइनिंग पर खाना लगाती सीरत पर पड़ी और इसे याद आया कि आज इसने कहा था कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है और वो घर से निकल कर इसकी बात को सिरे से भूल ही गया था। वो एक्सक्यूज़ करने के लिए इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही मरीना बेगम इसके रास्ते में आ गई। अहान बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो इससे बाद में बात करने की सोचता हुआ अम्मा के साथ आगे बढ़ गया। सीरत ने अपनी पलकों पर अटके आंसू को दुपट्टे के कोने से साफ किया और बोझल दिल से बाकी के काम निपटाने लगी। खाने की टेबल पर आज बहुत दिनों के बाद अहान को महसूस हुआ कि सीरत यहीं नहीं है। वो उसे ढूंढता हुआ किचन में आया जहाँ वो दादी के लिए परहेजी खाना बना रही थी। तुम क्या कर रही हो? यहाँ चलो, चल के खाना खा लो। इसने अपने शोहर की मासूमियत पर गुस्सा आया, जिसे इतने दिनों में ये भी नहीं पता कि चल सका कि इसकी बीवी को तो सारा वक्त किचन में ही गुजरता है। आप खाएं, मैं दादी को खाना देकर आती हूँ। वो थोड़ी देर खड़ा इसे देखता रहा, लेकिन इसे अपने काम में मगन देखकर वो बाहर निकल गया। इसके बाद इसका सारा ध्यान इसकी तरफ ही रहा, लेकिन वो इसे नज़र नहीं आई। कमरे में आकर वो इसका इंतज़ार करने लगा। नींद का सख्त गलबा होने के बावजूद वो सर झटक कर जागने की कोशिश करने लगा। उसे इन दिनों न जाने क्या था। वो कमरे में आते ही सो जाता। बहुत कोशिश के बावजूद वो जाग नहीं सकता था। दरवाजे के बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर वो बेड के साथ चेक लगाते हुए सीधा होकर बैठ गया। दरवाजे से अंदर दाखिल होती सीरत को उसे जागते देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। तुम इतनी देर से क्यों आई हो कमरे में? मैं तो रोज़ ही इसी वक्त आती हूँ। वो उखड़े अंदाज में बोली। तुम मुझसे नाराज़ हो तो क्या नहीं होना चाहिए यार? आई नो इन दिनों मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका, लेकिन तुम भी तो सोचो मैं कितने अरसे के बाद घर वालों से मिला हूँ। ओके, लाइट बंद कर दें, मुझे नींद आ रही है। सीरत, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे अभी नींद आ रही है। अहान, आप अपनी वकालत फिर कभी सुनाइएगा। तुम मुझसे ये किस लहजे में बात कर रही हो? इसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए इसने उठाकर बैठा दिया था। तो किस लहजे में बात करूं? तुम मेरे घर वालों से इस कदर जेलिस होती हो सीरत कि तुम्हें मेरा इनसे 2 दिन हंसकर बोलना भी नागवार गुजर गया। इसके इल्ज़ाम पर वो शशदर सी इसे देखने लगी। जानती हो, तुम्हारे लिए मैं इन सब को छोड़ कर चला गया था। गलत किया था आपने, नहीं छोड़ना चाहिए था। और मेरे लिए तो
बिल्कुल भी नहीं, तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तो वो गलती अब सुधार लें। एक ज़ोरदार तमाचा सीरत के मुंह पर पड़ा था। वो मुंह पर हाथ रखे हक्का-बक्का उसे देखने लगी। अहान ने अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपना हाथ ज़ोर से दीवार पर दे मारा। इसमें सीरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई एम सॉरी सीरत, मुझे तुम्हारी बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बस ये शादी ख़त्म होने दो, हम लोग अपने घर लौट चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करके मुड़ा तो कमरा खाली था। वो न जाने कब वहाँ से जा चुकी थी। वो दोनों हाथ बालों में फंसाए बैठ गया। मौसम मेरी आंखों से ओझल हुआ ना जब सूरज था मेरे सर पर मगर रात हो गई। वो सर थामे काफ़ी देर बैठा रहा। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद में इतनी सकत नहीं पा रहा था कि वो उठकर सीरत के पीछे जा सके और फिर बैठे बैठे इसका दिमाग गनूगी में चला गया। दोबारा जिस वक्त इसकी आंख खुली सूरज सवा नेज़े पर था। काफ़ी देर कसलमंदी से वो बेड पर पड़ा रहा। खटपट की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो सीरत अलमारी में सर दिए कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर इसकी सारी हंसियाँ जाग उठी और वो तेज़ी से उठकर बैठ गया और इससे भी तेज़ी से इससे सीधे दरवाजे की तरफ मुड़ी और इसके पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा ठक की आवाज़ के साथ बंद हो चुका था। वो शावर लेकर चेंज करके नीचे आया तो इसे इसकी एक झलक किचन के खुले दरवाजे से नज़र आई। वो सीधा किचन की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों से उतरती मरीना बेगम ने अहान को अपने पास बुलाया लेकिन वो इनकी आवाज़ नज़रअंदाज करता किचन में चला आया जहाँ वो लंच की तैयारी में मशरूफ़ थी। वो कबर्ड के साथ चेक लगाकर खड़ा हो गया। सकीना बी, आपके साथ जो दूसरी मुलाजमा होती थी नूरी, वो किधर है? साहब वो भी इधर ही है। वो जी नूरी और शराफत मिलकर घर की साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, आप नूरी को अपने साथ किचन में काम पे रखें और शराफत को बोलें वो शादी तक अपने दोनों भाइयों को भी ले आए काम पर। लेकिन साहब बड़ी बीबी जी ने मना किया है कि नूरी किचन के काम नहीं करेगी। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो करें। और हाँ, अभी 2 ग्लास जूस बना दें। सीरत बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ थी लेकिन इसका सारा ध्यान इसकी बातों की तरफ था। अपनी बात मुकम्मल करके वो आगे बढ़ा और सीरत का हाथ पकड़ता इसे घसीटता हुआ अपने साथ बाहर लाया और फेंकने के अंदाज में हाल में मौजूद सोफे पर इसे बिठाया। इसने उठने की कोशिश की लेकिन इससे पहले वो इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेता इसे वापस पहले वाली पोजीशन में बिछा चुका था। एक हाथ से इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिए दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी से बात करने में मसरूफ़ था। सीरत सबकी मौजूदगी में शर्मिंदा सी सर झुकाए बैठी थी जबकि शमी ने गला खूंखार कर अहान को इशारे से पूछा, ये क्या है? और इसकी बात पर इसने मुस्कुराकर सीरत को देखा जो शर्मिंदा सी नज़र आ रही थी। मरीना बेगम की आंखों में चिंगारियां सी भरी थी। उन्होंने सारा को इशारे से अहान के पास जाने को कहा। अहान, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, प्लीज़ मुझे ले चलो। सारा ने बड़ी लचाचत से अहान का हाथ पकड़ते हुए उसे कहा, सारा तुम ऐसा करो, ममा की गाड़ी ले जाओ और साथ फारिया को लेकर जाओ। मैंने आज अपनी वाइफी को शॉपिंग करवानी है। यहाँ आकर पहली बार इसे सीरत के लिए इस तरह पोजेसिव देखकर फारिया और मरीना बेगम हैरान थी। इनका ख्याल था कि वो इन दोनों में ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं। अहान का इसके हवाले से लापरवाह सा अंदाज़ और सीरत का भी इससे खिंचा खिंचा सा रवैया इन दोनों ने कुछ और ही हँस किया था। अच्छा चलो, मैं तुम दोनों के साथ ही चली चलती हूँ। नहीं यार, हमें प्राइवेसी चाहिए, तुम किसी और के साथ चली जाओ। और इसकी बात पर सबका मुंह खुल गया। वो तो बहुत केयरिंग था, सबका दिल रखने वाला, और आज तो इसने हद ही कर दी थी। और ये बात सबको चुभ रही थी जबकि एक तरफ ये सब कुछ देखती दादी मुतमईन हो गई थी क्योंकि जिस तरह रात को सीरत रोते हुए इनके कमरे में आई थी वो तो बहुत परेशान हो गई थी। वो कि इसने इन्हें रोने की वजह पूछने पर एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था। जाओ चेंज करके आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अहान ने सीरत का हाथ छोड़ते हुए इसे जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सारा को ले जाइए, तुम्हें जो कहा है वो करो। इस बार वो सख्त लहजे में बोला। इसे भेजकर वो सबसे एक्सक्यूज़ करता हुआ बाहर निकल आया जहाँ समी खड़ा इसका ही इंतज़ार कर रहा था। अच्छा किया है तुमने, मैं बहुत दिनों से सब देख रहा था, तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर से नज़र आते थे। क्या तुमने इससे शादी सिर्फ वादा चाचू से निभाने के लिए की है? भाई अगर तुमने ऐसा किया है तो ये तुमने इसके साथ और अपने साथ भी गलत किया है। अहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब इसे समी के पीछे वो खड़ी नज़र आई। घासनी कलर के कपड़े पहने, साथ कंधों पर सफ़ेद चादर डाले, वो बहुत डल लग रही थी। चलें, अहान ने इसे पूछा और इसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर इसने सीरत के चेहरे पर एक नज़र डाली और इसके मुरझाए चेहरे की वजह इसने अपने रात के रवैये की वजह जाना। शाम में मेहंदी थी इसलिए इसे शॉपिंग करवा कर इसे पार्लर छोड़कर वो घर आ गया और ड्राइवर को ठीक 9 बजे सीरत को पार्लर से पिक करके हाल में पहुंचाने का कहा। वो हाल में पहुंचा तो 10 बज चुके थे। फारूक साहब से वीडियो कॉलिंग में एक मीटिंग की वजह से वो लेट हो गया था।
ब्लू कलर की कमीज शलवार में मलबूस वो अपनी असली मगरूर अंदाज में महफिल की जान लग रहा था। हर लड़की की नज़र इस पर थी और वो जिसे ढूंढ रहा था वह एक कोने में छुप कर बैठ कर इसे देख रही थी। हमको मालूम नहीं मोहब्बत के तकाजे, लेकिन हमने तेरी बातों के अलावा हर बात भुला रखी है। अहान ने करीब से गुजरती अनाया को रोक कर सीरत के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो अभी तो इधर ही थी। तभी दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पर लाकर बिठाया गया। ज़ारा के लबों पर धीमी मुस्कान थी, अपनी चाहत को पा लेने की अलोही चमक जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो जब तक उसे किसी के इसके पीछे भागती रही वो इससे दूर भागता रहा, और जब इसने सब कुछ छोड़कर अल्लाह से लो लगाई तो वो भी इसकी तरफ लौट आया। खाने के बाद सब लोग स्टेज पर जमा हो गए। अहान सीरत को ढूंढता स्टेज में मौजूद हर चेहरे में इसे तलाशने लगा और फिर इसकी तलाश ख़त्म हुई। इसे सामने लगे कदावर शीशे में वो नज़र आई। दादी की ओट में से छुप कर इसे देख रही थी। अहान के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट तोड़ गई थी। ग्रीन कलर के लहंगे और गोल्डन कलर की काम वाली शर्ट पर बड़ा सा ग्रीन दुपट्टा, शानों पे फैलाए बालों की फ्रेंच चुटियाँ बनाए, हाथों में भर भर कर कांच की चूड़ियाँ डाली गई थी। अहान ने आईने में इसका तफसीली जायज़ा लेकर अपनी जाने बैठी दादी की तरफ मुड़ा और इनके पास पहुंचकर इनके गले लग गया। इनके कंधे पर सर रखे सीरत के चेहरे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए इसने एक आंख दबाई तो वो सटपटा कर इधर उधर देखने लगी, जबकि वो सीधा होता इसके सामने मौजूद चेयर पर बैठ गया। स्टेज पर लड़कियों और लड़कों में शेर व शायरी का मुकाबला जारी था, जबकि अहान सीरत के चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए कहीं और ही खोया हुआ था। उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या हो रहा है। सबकी वोटिंग पर इसने मुड़कर देखा जहां लड़के मुकाबले में हार रहे थे। अहान ने इनका साथ देते हुए एक शेर पढ़ा, मुझसे नफरत वाजिब है, ना करोगे तो मोहब्बत हो जाएगी। अब की बार लड़कों की तरफ वोटिंग हो रही थी। तभी अहान के हाथ से माइक सीरत ने ले लिया। मुझे लहजे समझ आते हैं, अपने अल्फाज को तरतीब न दे। इसके शेर पढ़ने पर लड़कियां इसे खींचती हुई अपनी तरफ ले गईं, जबकि अहान लड़कों को ज्वाइन कर चुका था। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, हाय मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अहान अपने जज्बात को अल्फाज का रूप दे रहा था। लोग मतलब से पास आते हैं, हम नहीं किसी के मतलब के। सीरत के शेर के बाद अहान थोड़ी देर के लिए चुप सा हो गया। सब लड़कों की नज़रें इस पर टिकी थीं। कुछ पल का साथ देकर तुमने पल पल के लिए बेचैन रखा सीरत को। इससे अब इस पर गुस्सा आ रहा था। याद आएगी गफलतें तुमको, तुम्हें दुख ना होने का बड़ा दुख होगा। ध्यान रहे रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। इन दोनों के हर शेर के बाद दोनों तरफ से ज़बरदस्त वोटिंग हो रही थी। मैं वहाँ हूँ जहाँ जहाँ तुम हो, तुम करोगे कहाँ कहाँ से गुरेज। सीरत को खामोश देकर अहान की तरफ से एक और शेर आया था। मेरा सोचना तेरी ज़ात तक, मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक, न तुम मिलो मुझे जो कभी, मेरा ढूंढना तुझे पार तक। कभी फुर्सतें जो मिले तो आ मेरी ज़िंदगी के हिसार तक। मैंने जाना कि मैं तो कुछ भी नहीं, तेरे पहले से तेरे बाद तक। अहान के इस शेर के साथ ही महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। लड़के ये मुकाबला जीत चुके थे। अहान स्टेज पर से उतरकर अशर के साथ एक टेबल पर आकर बैठ गया। अशर काफ़ी देर इस पर नज़रें जमाए देखता रहा। अहान ने इसे ऐसे तकता देखा तो झुंझला गया था। क्या है यार, ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा चल अब जल्दी से बोल, ये क्या था? तेरे और सीरत के दरमियान सब कुछ ठीक है ना? गधे, भाभी है तेरी सीरत। सीरत क्या लगा रखी है? पहले वो मेरी बहन है, भाभी बाद में बनी है। अच्छा मैं तेरा दोस्त पहले बना हूँ और वो तेरी बहन बाद में बनी है। अच्छा मुझे बातों में लगाकर तू असल बात छुपा नहीं सकता। कुछ भी नहीं यार, सब कुछ ठीक है। अहान मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ क्या हुआ है। अहान ने इसकी तरफ देखा और इसे रात होने वाली सारी बात बता दी। अहान तुमने इस पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। हाँ जानता हूँ गलत किया है, लेकिन यार मेरे मुँह में गुस्से से आगे कुछ निकल भी गया था तो उसे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं अपनी गलती अब सुधार सकता हूँ। मैं इसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो बेचारगी से कहता उठकर वहाँ से चल दिया। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। वह बहुत थक चुकी थी। सुबह से पहले शॉपिंग और फिर पार्लर वाली आगे स्टेचू बनकर 1.5 घंटा बैठना, फिर अब रात के 2 बज रहे थे। वो दिन को ही अपने रात के कपड़े दादी के कमरे में रख गई थी, इसलिए अपने कमरे में जाने की बजाय वह दादी के रूम में आ गई, जहाँ इस वक्त दादी मौजूद नहीं थी। वो शायद तहज्जुद के लिए उठी थी। उसे कमरे में अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़ाया गया। इसने डोर खोला तो सामने मरीना बेगम मौजूद थी। वो पिछले 1 घंटे से रूम में इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। वो इसे ढूंढता हुआ किचन और लाउंज से होता हुआ दादी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कमरे से आती आवाज़ों पर इसके कदम रुक गए। दरवाजे की तरफ इसका हाथ हवा में ही मौल्लेक हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ तुम?
तुम एक तवाइफ की बेटी हो, मेरे बेटे की माशरे में एक इज़्ज़त और मुकाम है, वो लाखों लोगों में खड़ा होता है तो नज़र इस पर ही टिकती है। वो तुमसे मजबूरी का रिश्ता निभा रहा है, तुम्हारे बाप का एहसान उतार रहा है। तुम तो नहीं जानती होगी एहसान के बारे में, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे बाप ने आहान को अपनी किडनी दी थी और सारी ज़िंदगी इसका खिराज हासिल करता रहा। तुम्हारा बाप मरने से पहले मेरे बेटे को पाबंद कर गया कि वो तुम जैसी हर्राफा से शादी कर ले। उन्होंने झूठ की अमेज़ें शामिल की। बाहर सुनता आहान अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान था। नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। आहान को सीरत की आवाज़ में वाज़िया कभी महसूस हुई थी। वो वहीं से लौट आया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ सुनकर आ रहा है वो इसकी माँ कह रही थी। वो कैसे ऐसा कह सकती हैं? वो खुद भी तो एक औरत हैं। एक औरत की दूसरी औरत से नफ़रत इसने पहली बार देखी थी। परसों समी का वलीमा है और वलीमे के बाद तुम मुझे यहाँ नज़र ना आओ। मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ ऐसा मत कहें। आप आहान की दूसरी शादी करवा दें। मैं खुद इन्हें कहूँगी कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन प्लीज़ मुझे घर से जाने के लिए ना कहें। मरीना बेगम ने आगे बढ़कर इसे ठोड़ी से पकड़कर एक झटका दिया। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। इसे धक्का देकर बेड पर फेंकते हुए कमरे से निकल गई। आहान सीढ़ियों तक पहुंचा था जब फारिया इसके लिए दूध का गिलास लिए इसके पास चली आई। आहान ने गायब दिमागी से इसके हाथ से गिलास लेकर ऊपर कमरे में चला आया। कमरे में पहुंचकर इसकी नज़रों के सामने सीरत का चेहरा लहराया। इसके कानों में इसकी कपकपाती आवाज़ टकराई तो वो बेचैन हो उठा। गुस्से से मुठियाँ भेजते हुए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरा और दादी के कमरे में आया, जहाँ वो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए आंसू बहा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर उठा कर देखा और आहान को अंदर दाखिल होते देख कर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। चलो अपने कमरे में। नहीं, वो मैं आज दादी के पास ही सोऊंगी। मैंने क्या कहा है? तुम्हें आवाज़ नहीं आई? अब की बार इसकी आवाज़ में एक धाड़ थी और वो खामोशी से इसके पीछे चल दी। कमरे में पहुंचकर वो ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसे गुस्से में देखकर सीरत वहीं दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। आहान थोड़ी देर गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटता रहा, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। वो वापस बाहर आया तो वो अभी तक इसी पोजीशन में वहीं खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ड्रेसिंग के आगे खड़े होते हुए इसने आईने में इसके चेहरे पर नज़र डाली तो उसे इसके चेहरे में जर्दियाँ सी खुली नज़र आईं। इसका दिल बसीज गया। इस लड़की को मैंने दिल की गहराइयों से चाहा और मेरी ही वजह से पिछले 10 दिन से न जाने वो किस असियत में रही। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आया, ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। इसके आंसू को अपनी पोरों पर चुनकर इसने इसे अपने सीने में भेज लिया। सीरत का जिस्म होले होले काँप रहा था। इसकी गिरफ्त और सख्त हुई। इसने अपने लब इसके सर पर रखे तो सीरत के आंसू में रवानी आ गई। इसके आंसू से इसकी शर्ट भीगने लगी। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो इसे बाजुओं के घेरे में लिए बेड पे आया और इसे बेड पर बिठाकर इसके सामने चेयर रख कर बैठ गया। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। जानती हो, मैंने जब तुम्हारे घर दादी को भेजा था ना तो इसकी वजह सिर्फ चाचू थे। फिर तुम मेरे ऑफिस आई तो मुझे तुमसे हमदर्दी महसूस हुई और जब तुम मेरे साथ अपने घर से अपना सामान लेने गई थी, वो लम्हा याद करके वो मुस्कुराया, तब मुझे तुमसे चिढ़ महसूस हुई थी। फिर जब अशर के ये पूछने पर कि तुम इतनी सिंपल क्यों रहती हो, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे तुम पर गुस्सा आया था कि तुम जानबूझकर मज़लूमियत का ड्रामा करती हो। लेकिन फिर जिस तरह तुमने चाचू का ख्याल रखा और एक दिन जब खाने की टेबल पर तुम हम सब के साथ मौजूद थी, तुम ऐन मेरे सामने आकर बैठी थी। तुम बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मेरी टिकटिकी बांध कर देखने पर तुम कंफ्यूज होकर वहाँ से जल्दी उठ गई थी। तब पहली बार मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही पाकीज़ा जज्बे ने जन्म लिया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा पैदा हुआ था। जानती हो, मैं जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, जबकि ये बात शायद तुम खुद भी नहीं जानती थी। जानती हो, मुझे पहली बार ना अशर ने कहा था कि आहान सीरत तुमसे बहुत मुतासिर है। शायद वो तुम्हारे लिए दिल में कोई और भी जज्बा रखती है। और इसकी बात पर तो मैंने उसे झुठला दिया था, लेकिन जब तुम मेरे सामने होती हो तुम्हारा गुरेज मुझे बावर करवाता था कि कुछ तो है। अशर कहता था कि सीरत बेचारी ने किस पत्थर से दिल लगा लिया है, और मैं इसकी बात पर मुस्कुरा देता। जब हम लोग अमेरिका गए तो फ़्लाइट में तुम्हारा खौफ से मेरा हाथ पर अपना हाथ रखना और आंखें बंद करके कुछ पढ़ना और फिर अपना हाथ खींच लेना मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जो कर गया। जब किचन में समी ने तुमसे कहा था कि कॉफ़ी बनाना सीख लो, और तुम्हारा और समी की बहस सुनकर मैंने पहली बार चाय पी थी, सिर्फ
तुम्हारे लिए। जानती हो, जब चाचू तुमसे वादा ले रहे थे कि तुम्हें मेरा पाबंद कर रहे थे, तो मैंने इससे बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि मैं अगर किसी से शादी करूँगा तो वो सीरत हुमायूं होगी। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि चाचू सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो मैं इनकी ज़िंदगी में ही तुमसे शादी कर लेता। लेकिन तुमसे शादी मैंने किसी वादे की पाबंदी करते हुए नहीं की, बल्कि ये 100% मेरा अपना, मेरे दिल का फैसला था। वो अब हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में घिरी इसे देख रही थी। एक आंसू उसके गालों से होता हुआ इसकी टोड़ी पर पहुंचा था, जिसे आहान ने अपने पोरों पर चुन लिया। बस बहुत बहा लिए आंसू, अब और नहीं। लेकिन आपने परसों रात को कहा था कि मुझसे शादी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कहा था, गलत कहा था। आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मैं बहुत बेवकूफ़ था, मैं उल्लू का पट्ठा था। क्या इसके लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगूं? और तीखी नज़रों से घूरती सीरत उसे कानों को हाथ लगाता देखकर खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम मुझसे नाराज़गी के चक्कर में ये इतनी जर्द क्यों हो रही हो? वो पता नहीं, पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत कुछ ख़राब। बात इसके मुंह में ही रह गई और इसे ज़ोर की उबकाई आई। वो मुंह पर हाथ रखती हुई वॉशरूम में घुस गई थी और आहान परेशानी में गिरा इसे वॉश बेसिन पर झुका देखने लगा। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो बाहर आई तो वो उसे थाम कर बेड तक लाया, लेकिन इससे पहले ही वो एक बार फिर पलटकर वॉशरूम में घुस गई और आहान अब इस सूरत हाल से हद दर्जा परेशान हो गया। वो बाहर आई तो इसने गाड़ी की चाबी उठाई और वार्डरोब से इसकी चादर निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई और इसे लेकर करीबी हॉस्पिटल आ गया। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने इन्हें कुछ खबरें सुनाई तो सीरत ने शर्म से सर झुका लिया। आहान की खुशी काबिले दीद थी, जो आधी रात को बीच सड़क में गाड़ी रोक कर इससे बाहर निकल आया और खुशी से सीरत को गोल गोल घुमाते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। आहान, छोड़ दे मुझे, मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं तुम्हें गिरने दूंगा? और इसकी बात पर सीरत ने इसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। आहान को आज की सुबह हर सवेरे से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगी। इसके सीने पर सर झुकाए, एक हाथ गाल के नीचे रखे सीरत बेगम सो रही थी। इसने नरमी से इसका सर उठाकर तकिए पर रखा और झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। बगैर कोई आवाज़ पैदा किए वो शावर लेकर कपड़े चेंज करके नीचे चला आया, जहाँ बड़े हॉल में इस वक्त सब लोग मौजूद थे। सुलेमान अली और समी की किसी बात पर बहस चल रही थी। फारिया और सारा मोबाइल में बिजी थी। दादी खामोशी से इन सबको देख रही थी। मरीना बेगम और चची के अपने राजो न्याज चल रहे थे। इसके सलाम करने पर सब ने ही एक पल के लिए रुककर इसके सलाम का एक ज़ुबान होकर जवाब दिया और फिर से अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। मुझे आप सबसे बात करनी है। सब इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। इसकी हद दर्जा संजीदा अंदाज को देखते हुए सभी इसकी तरफ देखने लगे। मैं समी के वलीमे के बाद वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरे ऑफिस के बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? तुम अब यहीं पे दोबारा से अपनी फैक्ट्रियों को संभालो। सुलेमान अली जल्दी से बोले, नहीं बाबा, मैं आपके बुलाने पर इसलिए नहीं आया कि कहीं दोबारा आपको ज्वाइन करूं। इसका अंदाज़ हतमी था। इसके जाने के बाद सुलेमान अली को अंदाज़ा हुआ था कि ये फैक्ट्रियाँ इसके बगैर नहीं चल सकती, लेकिन अब देर हो चुकी थी। और अब मैं आता हूँ सबसे अहम बात की तरफ। वो मेरी बीवी से जुड़ी है। मैंने इससे शादी कोई वादा वफा करने के लिए नहीं की, बल्कि वो मेरे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश है और इसे मेरी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश तर्क कर दें, वरना मैं और वो इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। इसने माँ पर नज़रें जमाते हुए कहा। लेकिन भाई, कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों करेगा? समी ने फ़िक्रमंदी से पूछा। अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। ये कहकर वो वहाँ से उठ गया, जबकि मरीना बेगम और फारिया ने नज़रें झुका ली। मरीना, ये आहान क्या कहकर गया है? मुझे क्या पता क्या कहा है। इनकी आवाज़ में बेयकीनी थी। मरीना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस लड़की के बाप का एहसानी याद करके इसे बख्श दो। मरीना बेगम कहकर वहाँ से चल दी। वो आज अपने घर में मुतमईन थी। वो अपनी जन्नत में लौट आई थी। काफ़ी का कप थामे वो आहान और अपनी बेटी रोहिया को देख रही थी। दोनों बाप बेटी में न जाने क्या राजो न्याज हो रहे थे। वो और आहान दोबारा कभी लाहौर नहीं गए। रोहिया पूरे 4 साल की हो चुकी है। इन 4 सालों में वो रोज़ाना माँ और बाप से फ़ोन पर बात करता है। रोज़ इनके लाहौर आने के सवाल पर वो फ़ोन बंद कर देता है। वो जानती है वो अपने
माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी इसे फ़ोर्स करती रहती है कि हमें मामा बाबा से मिलने जाना चाहिए, और वो हर बार इसकी बात टाल देता है। सीरत में फिर से 5 साल पहले वाली जगह पर नहीं आना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी का सुकून नहीं खोना चाहता। रोहिया की पैदाइश पर सुलेमान अली, समी, ज़ारा, हाशिर और अनाया सभी आए थे। मरीना बेगम ने इसे फ़ोन पर मुबारकबाद दी थी। वो खुद में हिम्मत नहीं पाती थी कि वो सीरत का सामना कर सके। यह आगाही बड़ी ज़ालिम चीज़ है। जब इंसान अपनी ख़ताओं से आगाह हो जाता है ना, तो फिर मकाफ़ात अमल शुरू होता है। रोहिया को सुलाकर वो इसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम करता हुआ इसे अपने करीब कर गया था। डियर वाइफी, किन ख्यालों में खोई हुई हो? आहान को देखकर रोहिया भी इसे वाइफी कहती थी और इसकी मासूमियत पर दोनों ही हंस देते थे, और इनकी हंसी में इसकी खिलखिलाहटें भी शामिल होती, जो माँ बाप को खुश देखकर खुश होती है। आहान, आपको नहीं लगता आपको मामा को माफ़ कर देना चाहिए? माँ बाप ही तो औलाद की ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं, आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए। इसकी बात पर कन्वेंस होते हुए इसने सर इस बात में हिलाया और इसके गालों को चूम लिया। क्या करते हैं आहान, कोई देख लेगा, इसीलिए तो मैं लाहौर नहीं जाता, फिर मैं अपनी वाइफी के साथ रोमांस नहीं कर सकूँगा। इसकी बात पर सीरत ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। तभी हॉल के दरवाजे से सुलेमान अली अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे फारिया, ज़ारा, समी और आखिर में मरीना बेगम अंदर दाखिल हुई। सबसे मिलकर आहान मुड़ने लगा तो सीरत ने इसका हाथ थाम लिया और इसे लिए मरीना बेगम के पास आ गई और इनके गले लग गई। इनसे अलग होते हुए इसने आहान का हाथ खींचकर इसे माँ के सामने खड़ा किया और मरीना बेगम भी रोते हुए इसके गले लग गईं। आहान ने भी इन्हें अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। इन्हें लेकर वो रोहिया के पास आया, जो मासूमियत से आंखें पटपटाती हुई इन्हें देख रही थी। मरीना बेगम ने भी इसकी मासूमियत पर हंसते हुए इसे गले लगाकर चटाचट चूम लिया। सीरत ये सब देखकर मुस्कुरा दी। आज इसकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। इसे एक बात समझ आ गई थी कि जो आपसे मोहब्बत करे, इससे जुड़े रिश्तों से भी मोहब्बत हो ही जाती है, और इसे आहान ने से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत थी। इसने इसके अंदर इतनी मोहब्बत भर दी थी कि किसी और जज्बे की गुंजाइश ही नहीं रही थी। ख़त्म शुद। तो जी लिसनर्स, यकीनन आप इस नावल को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो लास्ट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।